हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के IIT JEE ऑन ईच चैनल पे। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। याद हो तो आपको चैप्टर वेक्टर्स चल रहा था और वेक्टर्स में पहले हमने थ्योरी और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पढ़े थे। उसके बाद हम पहुंचे थे हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए वेक्टर से जिस प्रकार के सवाल बन सकते थे वो मैंने आपको सॉल्व कराए। अब एक बार जरा नजर डाल लेते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे हैं। ठीक है, अभी पिछले कुछ सालों में कितने सवाल यहाँ पे पूछे गए और कैसे सवाल हमसे पूछे गए उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। भाई देखो, सीधी सी बात है, मैंने ज़्यादा प्रीवियस ईयर पे भी नहीं लेके गया हूँ क्योंकि वेक्टर्स जो है, क्योंकि हमारे फिजिक्स में उतना ज़्यादा काम का नहीं है और इसलिए फिजिक्स में उतने ज़्यादा सवाल पूछे भी नहीं गए, है ना। लेकिन वही बात अगर मैथमेटिक्स की करते तो वहाँ पे शायद अच्छे सवाल इससे पूछ लिए जाए। तो मैं सिर्फ वो क्वेश्चंस लेके आए जो फिजिक्स में आए थे। ठीक है, अभी मैथ्स वाले पे हम नहीं जाएंगे, है ना, वो मेरा पार्ट नहीं होगा। एनीवेज, जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम आशीष कपिलेश, पिछले 6 सालों से जेईई एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। मोर देन 50,000 स्टूडेंट्स को अभी तक मैं पढ़ा चुका हूँ और ये जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आपको बस एक छोटी सी काम करना है, वो ये है कि जो चीज़ें मैं आपको करा रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन जो मैं आपको दे रहा हूँ, उनको साथ साथ नोट करना। जो चीज़ें यहाँ पे बता रहा हूँ बोर्ड पे, उस सबको साथ में लिखना, खुद के नोट्स बनाना ज़रूरी है। उसके बाद जो आपको डीपीपीज मिलती हैं उनको सॉल्व करो। अगर आपने वो प्रॉपर्ली सॉल्व करी तो डेफिनेटली जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है वो आपका और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा अगर आपको डीपीपी में कोई डाउट आता है तो उसका एक वीडियो सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं अगले दिन, तो उसको आप देख के अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। उसके अलावा एमसीक्यूज जो कि हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे जो मैं आपको करा ही रहा हूं, तो उनको भी आप टाइम टू टाइम फॉलो करते रहिए। जो जो चीज क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं उसको खुद से ट्राई कीजिए, वो इंपॉर्टेंट है। फिर फाइनली हम अपने पीवाईक्यूज पे आ रहे हैं, जैसा कि सेशन आज होने वाला है पीवाईक्यू का। तो बस ये एक पैटर्न अगर हमने फॉलो कर लिया ना तो डेफिनेटली हमारा सिलेक्शन 100% होगा। कोई हमें रोक नहीं सकता है हमारे सिलेक्शन होने से, राइट। बाकी आपके डाउट सॉल्विंग वाला पार्ट और ये जो टेस्ट पेपर वाले पार्ट है ये भी अभी आने वाले हैं। बहुत जल्द आपको आपके टेस्ट वीकली टेस्ट पेपर्स भी मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए भाई, इन सारी चीजों को अगर आपने शिद्दत से फॉलो कर लिया ना तो भाई कोई भी नहीं रोक सकता तुम्हारे सिलेक्शन से। फिर एनीवेज, आज के सेशन की मैं बेसिक से बातें बता देता हूं आपको। कुछ सवाल जो कि जेईई मेंस और जेईई एडवांस दोनों मिला के मैं लेके आया हूं। हाल दो मैंने यहाँ पे मेंशन किया होगा कि कौन सा क्वेश्चन जेईई मेंस का है, कौन सा क्वेश्चन जेईई एडवांस का है, तो उनको आप देखते देखते सॉल्व करते हुए चलना। ठीक है, पहला मौका आप लोगों को मिलेगा। कोई क्वेश्चन आता है, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, देखो क्या उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, चलिए भाई, तो शुरू करते हैं हमारा आज का अमेजिंग सेशन। और पहला सवाल हमसे बोलता है, two vectors a and b having the equal magnitude, the magnitude of a plus b is n times the magnitude of a minus b, the angle between a and b is। चलिए भाई, सवाल पूछा गया था जेईई मेंस 2019 में। ठीक है, तो सवाल क्या कह रहा है कि a और b दो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है। a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो n टाइम्स है द मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी, द एंगल बिटवीन a एंड b इज। चलिए भाई, क्या होगा बताइए। ओहो अच्छा, अरे आज तो एक नई चीज देखने को मिली हमें। हम तो भूल ही गए थे कि आज हमारे पास ब्लैक वाला बोर्ड आया है ना। तुम्हारी तमन्नाएं थी, है ना, तुम्हारी इच्छा थी कि हम तुम्हें ब्लैक स्लाइड पे पढ़ाएं, तो फाइनली तुम्हारी दिल की बात आज पूरी हुई, है ना। चलो खुश हो जाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो। क्या आंसर आ रहा है देखो जल्दी से। हो गया सॉल्व। मैंने बोला सर यहाँ पे ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ए और बी का मैग्नीट्यूड अगर सेम होगा तो कहते हैं भैया ए और बी दोनों बराबर होगा। और इसको बोल देते हैं कितना, ए मान लीजिए। ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा और वो ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है सर, साथ ही साथ उसने कहा है दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू n टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये वाली बात भी उन्होंने साथ में बोल दी गई हमें, है ना, कि जो मैग्नीट्यूड है ए प्लस बी का वो बराबर है n टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। फॉर्मूला तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो। ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। भैया कॉस थीटा क्या होता है, एंगल होता है सर। कॉस थीटा क्या होता है, एंगल होता है। n अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। थीटा क्या होता है, एंगल होता है सर। क्या होता है, एंगल होता है। किसके बीच में, एंगल। सो हमने बोला कि यहां पे थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। It's the angle between a vector and b vector. Fine.
चलिए भाई, दोनों तरफ क्या करते हैं, स्क्वायरिंग कर लेते हैं सर, है ना। दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। तो मैंने बोला भैया स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब अगर मैंने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी तो यार यहां पे तो काम बहुत आसान हो जाएगा अब हमारा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल हो जाएगा एन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा के। यहां पे एक चीज का करेक्शन कीजिए, ये प्लस नहीं होता है, माइनस होता है ना। हाँ सर बिल्कुल। चलो, अब आप समझदार हो, ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम है, तो यहां पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी की जगह आप स्मॉल ए पुट कर सकते हैं। तो स्मॉल ए स्क्वायर 2 स्मॉल ए स्क्वायर कॉस थीटा, स्मॉल ए स्क्वायर प्लस स्मॉल ए स्क्वायर माइनस 2 स्मॉल ए स्क्वायर कॉस थीटा। सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए क्या आंसर आता है इसका। किया ट्राई? अच्छा, मैंने क्या बोला है, इनके मैग्नीट्यूड लिख देता हूं। ए का मैग्नीट्यूड है स्मॉल ए, बी का मैग्नीट्यूड है स्मॉल बी। तो मैंने लिखा है यहां पे स्मॉल ए का स्क्वायर बी की जगह भी स्मॉल ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह स्मॉल ए, बी की जगह स्मॉल ए कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर। यहां पे देखो ए स्क्वायर की जगह स्मॉल ए का स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह स्मॉल ए का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू स्मॉल ए कॉस थीटा। यहां पे सॉल्व किया, इट कम्स आउट बी 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल्स टू एन स्क्वायर। यहां पे सॉल्व किया, इट इज योर 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। हाँ जी भाई, क्या करें अब इसमें, सर 2a स्क्वायर कॉमन ले लें। 2a स्क्वायर कॉमन आया, 1 प्लस कॉस थीटा बन जाएगा। यहां से भी 2a स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ओहो, इट इज माइनस, हाँ मैं भूल जाता हूँ बार बार ना, भावनाओं में बह जाता हूँ बस में। 1 माइनस, हाँ माइनस 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 कॉस थीटा। ठीक है अभी, ठीक है, हाँ अभी ठीक है। 2a स्क्वायर से 2a स्क्वायर मर जाएगा, कहानी में बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा which will be equals to n square times of 1 minus cos theta। जब हमने देखा तो मुझे पता चला कि यहाँ पे 1 plus cos theta को can be written as n square minus n square cos theta। 1 को उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो n square cos theta माइनस का था, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस का cos theta बराबर हो जाएगा n स्क्वायर, यहां प्लस का 1 है, इक्वल के उधर जाएगा, माइनस का 1 कहलाएगा, माइनस का 1 लिख दिया मैंने। cos थीटा को कॉमन ले लेंगे तो यहां से बनेगा n स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल्स टू n स्क्वायर माइनस का 1। बेसिकली मुझे क्या फाइंड करना था, मुझे फाइंड करना था यहाँ पे एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। तो दोनों के बीच का एंगल क्या था, थीटा था। दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा था तो मैं यहां पे आया और यहां पे आके जब मैंने इसको लिखा साइड में, सो cos थीटा कैन बी रिटन एज cos theta can be written as n square minus 1 divided by n square plus का 1। क्या मैं cos theta को ऐसे लिखूंगा, n square minus 1 divided by n square plus का 1। तो यहाँ पे थीटा जो बनेगा can be written as cos inverse n square minus 1 divided by n square plus का 1। ये हमारे पास थीटा आ गया। ऑप्शन से मैच करें, n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस 1, मुझे तो सी ऑप्शन मिल रहा है। cos इनवर्स n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस 1 होता है, बस इससे ज्यादा है ही क्या इसमें। अरे सर हलवा सवाल था ये, तो हम अगर 2019 में पेपर दे रहे होते ना तो फटाक से आंसर निकाल देते इसका। चलिए भाई, ये था हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की कहानी। फटाफट से नोट कर लीजिए भाई। देखो नोट करना, खुद के हाथों से जो चीजें लिखी जाती है ना वो बहुत काम की होती है ना। तो सॉल्यूशन भी अगर खुद के हाथों के होंगे ना तो उसकी अलग ही बात है ना। हाथों में जादू होता है ना, सुना होगा तुमने तो, है ना। हाँ, तो बस वही बात है।
हो गया। बढ़े अगले सवाल पे। अगला सवाल बोलता है इन द क्यूब ऑफ साइड ए शोन इन द फिगर द वेक्टर फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द फेस ए बी ओ डी, इधर वाला फेस है ना, इस साइड वाला फेस है ये, टू द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द फेस बी ई एफ ओ, बी ई एफ ओ पीछे वाला फेस है ना। तो भाई क्या है, क्यूब आपको दे दिया गया है और इस क्यूब में एक वेक्टर बनाया गया। ये वेक्टर आपको दिख रहा है, पर सर वेक्टर हमें ऐसा फीलिंग आ रहा है कि इसका इधर से इधर जा रहा है ना, बट असल में ऐसा नहीं है बेटा। अब इसको समझने के लिए अपना पूरा कमरा समझ लो, एक पूरा है ना, ये चीज समझनी है तो अपना पूरा एक रूम एज्यूम कर लो। देख लिया अपने चारों तरफ, देख लिया, बढ़िया क्यूब दिख रहा है सब मुझे मस्त एकदम। ए बी ओ डी ये वाला फेस देखना बेटा, मतलब सर ये वाला फेस अगर तुम मेरी साइड से देख रहे हो, ध्यान से देखना, इस साइड है ना, इस साइड देखते हैं, इधर इधर हम इधर देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। इस साइड देखा, ये वाला कमरा, सर इधर वाला दीवार, इधर वाला दीवार ए बी ओ डी है, इधर वाली दीवार ए बी ओ डी है, इधर वाली दीवार जो है ये है ई एफ वाला है ना, ये वाला नहीं, हमें इससे मतलब नहीं है। एक साइड की जो दीवार है वो कौन सी है, इधर वाली जो दीवार है वो है ए बी ओ डी। ऊपर जो छत है वो कौन सी है, ए बी ई वाला, ये ऊपर वाला पार्ट हो गया, ये ग्राउंड फ्लोर हो जाएगा अपना है ना, और ये पीछे वाली दीवार मतलब अपनी सामने वाली दीवार। भावनाएं समझ गए हो है ना। क्या हुआ, ए बी ओ डी इधर की दीवार हो गई, और ये जो बी ई एफ ओ जो बोल रहा है वो अपनी सामने वाली दीवार हो जाएगी। ऐसे देखो तुम लोग इसको। अब क्या हुआ, आपसे बोला गया कि भाई साहब आप एक काम कर रहे हो, एक वेक्टर बना दो जो इस दीवार से, अपने इधर वाली दीवार से यहां की तरफ आ रहा है, बोर्ड की तरफ आ रहा है। क्या बोले, एक ऐसा वेक्टर बनाओ जो इस दीवार से यहां तक आ रहा है, ऐसे। फीलिंग आ रही है इसकी। हाँ, तो डायग्राम देख के कंफ्यूज मत होना, डायग्राम तो थोड़ा सा अजीब सा लगेगा तुम्हें। डायग्राम को देख के जो तुम्हें फीलिंग आएगी वो क्या होगा कि एक वेक्टर इधर जा रहा है, बट ऐसा नहीं है। वो डायग्राम क्या है, 2 डायमेंशन वाली चीजें तुम्हें फील आती है, लेकिन डायग्राम को थोड़ा रियलिस्टिक वे में लेके आओ। अगर तुम डायग्राम नहीं समझ पाते हो तो अपना कमरा सोचो, ठीक है। कमरे में क्या हुआ, सर ये एक दीवार है, ये एक दीवार है, ये एक दीवार है, एक दीवार इधर की है, हम इधर से देखते हैं, ठीक है। चलो तुम भी तुम्हारे नजरिए से देखता हूं, तुम लोग ऐसे देख रहे हो, मैं भी ऐसे देख रहा हूं। क्या बोले भाई साहब कि ये जो ए बी ओ डी है वो इधर वाली दीवार है अपनी पूरी, बी ई एफ ओ सामने वाली दीवार है, तो इधर वाली दीवार से एक वेक्टर सामने वाली दीवार पे आ रहा है, साइड वाली दीवार से एक वेक्टर इधर जा रहा है, ठीक है। तो भावनाएं समझ गए होंगे बढ़िया तरीके से। तो एक दीवार ये है और एक दीवार ये है, तो ये ऐसे जा रहा है वेक्टर। वेक्टर कैसे जा रहा है, इस दीवार से उस दीवार के अंदर। ये साइड वाली दीवार होगी अपनी, हाँ सर बिल्कुल, ये हमारी साइड वाली दीवार थी है ना, इसमें खिड़की थी और मेरे सामने वाली खिड़की में, चलो भाई आगे नहीं बोलेंगे है ना। तो ये वाली कहानी हो गई बेटा, ठीक है। तो एक ऐसा वेक्टर जो इस दीवार से उस दीवार के अंदर घुस रहा है, तो कैसे जा रहा है सर वो, बेसिकली यहां पे देखो, इधर आएगा एक्स एक्सिस, ये आएगा एक्स एक्सिस, ये वाला उसने बोला है वाई एक्सिस, और ये वाला उसने बोला है जेड एक्सिस। सर जेड एक्सिस में तो डील ही नहीं करेंगे अभी हम लोग। हमारा जो ये वेक्टर है वो कौन से प्लेन में आएगा, क्या वो इस प्लेन में है, नहीं सर। क्या वो इस प्लेन में है, नहीं सर, वो इस प्लेन में है। समझ लो, जैसे क्या होता है, वो होता है ना कि भाई दीवार थी, साइड से हमने एक रॉड घुसा दी बीच में, है ना, कोने की दीवार थी। कभी कभार तुमने देखा होगा कॉर्नर की जो वॉल्स होती है उसमें से एक रॉड फंसा दो, है ना, तो एक रॉड यहां से गई और दूसरी दीवार के पार हो गई। ये वो वाली फीलिंग है थोड़ा सा इधर से। तो इसका जो प्लेन रहेगा बेसिकली बेटा वो एक्स वाई प्लेन रहेगा। ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर का प्लेन कौन सा होगा, क्या ये वाला प्लेन, ना 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 सर, ये वाला प्लेन नहीं, तो सर उसका प्लेन होगा ये वाला, ये अपना ये जो प्लेन है ये वाला। ये कौन सा है, एक्स वाई। तुम यहां खड़े हो, ऐसे यहां खड़े होके तुम देख रहे हो वेक्टर को, ओहो अच्छा एक वेक्टर साइड वाली दीवार से निकल गया पूरा, है ना। तो तुम जिस प्लेन में खड़े हो वेक्टर भी तो उसी प्लेन में बेटा। देखो ना, यहां पे ये दीवार, यहां पे ये दीवार, इधर सामने वाली दीवार। एक ऐसा वेक्टर है जो इधर से इधर जा रहा है, एक ऐसा वेक्टर है जो इधर से इधर जा रहा है। तो ये वेक्टर है ऐसा, दिस इज द वेक्टर, तो उसका प्लेन ये वाला हो जाएगा। ये वाला कौन सा है, एक्स वाई प्लेन है। तो यहां पे कहा जा रहा है कि जो वेक्टर हमारे पास है ना वो एक्स वाई प्लेन में है। तो यहां पे वेक्टर जो है हमारे पास वो एक्स वाई प्लेन में है। और अगर वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है तो इसमें आई कैप और जे कैप का ही काम होगा सिर्फ। तो ऑप्शन में जहां जहां के कैप दिख रहा है पहली बात तो काट दो। ये जो वेक्टर है हमारे पास वो एक्स वाई प्लेन में है बेटा। एक्स वाई प्लेन में सिर्फ मेरे पास आई कैप और जे कैप से काम पड़ता है।
यानी कि जहां जहां के कैप दिख रहा है वो सारे ऑप्शन काट दीजिए, जैसे वो ऑप्शन काटे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आ जाता है। अब थोड़ा सा ये तो हमने स्मार्ट वर्क कर लिया, ठीक है, थोड़ा सा कन्वेंशनल मेथड पे चलते हैं, जो हमसे कहता है कि भाई एक काम करो, वेक्टर अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ कौन सा एक्सिस होता है, माइनस का एक्स एक्सिस होता है, तो इस वेक्टर की डायरेक्शन माइनस का आई कैप होगी। वेक्टर जो है इधर की तरफ, वेक्टर के दो कंपोनेंट किए, एक इधर आ रहा है एक इधर आ रहा है ना, इस वेक्टर के कंपोनेंट करे आपने, तो एक कंपोनेंट अंदर की तरफ जा रहा है, एक कंपोनेंट इधर आ रहा है, इधर क्या है y है यानी कि j कैप, और अंदर क्या है माइनस का x है, इसलिए माइनस का i कैप। तो डायरेक्शन को भी लो मैंने डिफाइन कर दिया कि जो वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो j कैप और माइनस i कैप होगा। सो डायरेक्शन भी आप डिफाइन कर सकते हो वेक्टर की, बाकी ये सब तो मर्जी है तुम्हारी, करना हो तो ठीक है, नहीं तो तुमने स्मार्ट वर्क पहले कर लिया, 3 ऑप्शन तुमने पहले काट दिए, ये जान लिया तुमने कि वेक्टर का प्लेन कौन सा है। एक्चुअली डायग्राम को देख के ये फील नहीं आ रहा था, इस वाली साइड से पीछे वाली साइड की तरफ वेक्टर जा रहा है, साइड वाली साइड से पीछे वाली साइड पे वेक्टर जा रही है, इस तरीके से बनाया गया, ठीक है। सो डायग्राम क्या कहता है कि जो वेक्टर है वो साइड वाली साइड से पीछे वाली साइड जा रहा है, साइड वाली से पीछे वाली, तो उसका प्लेन ये वाला प्लेन कौन सा, एक्स वाई प्लेन, ये वाला प्लेन जो होगा वो क्या है, एक्स वाई प्लेन है। एक्स वाई प्लेन में तो के कैप का कोई काम नहीं होता, अरे एक्स वाई प्लेन है मतलब आई कैप और जे कैप ही रहेंगे सिर्फ। अगर मैं बोलूं एक्स वाई प्लेन की कहानी तो यहाँ पे सिर्फ आई कैप और जे कैप ही आते हैं, के कैप का यहाँ पे कोई योगदान नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ के कैप वाले जो भी ऑप्शन थे मैंने सारे काट दिए, और जैसे मैंने के कैप वाले ऑप्शन काटे मेरा आंसर सेकंड ऑप्शन आ गया, जो कि मेरा फाइनल आंसर था। तो ये भी जेईई मेन 2019 में पूछा था, और 2019 में एक बात बता देता हूं आपको, जो एग्जाम हो रहे थे वो शिफ्ट में थे, जेईई के मेंस के ना, वो अभी भी होते हैं। तो आपने देखा होगा कि शिफ्ट में क्या होता है, अलग अलग पेपर आता है, तो कभी ये नहीं होगा कि एक ही पेपर में सारे सवाल पूछ लिए जाते हैं, भाई अलग अलग पेपर में आते हैं, किसी पेपर में ये पूछ लिया, किसी पेपर में कुछ और पूछ लिया, तो उस तरीके से था ये। तो अभी उम्मीद करता हूं समझ आ रही होगी तुम्हें बातें, है ना, आती है ना समझ, नोट कर लीजिए इसको, कर लिया नोट। बढ़े आगे अगले सवाल पे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कहता है, let's say a1 vector having the magnitude of 3, a2 vector having the magnitude of 5 and a1 plus a2 having the magnitude of 5. The value of 2a1 plus 3a2 dot 3a1 minus 2a2 is, भाई यहां पे आपको इसका मैग्नीट्यूड बताना है कितना होगा, है ना। जेईई मेन 2019 में फिर से सवाल पूछा गया था, अलग पेपर में अलग सवाल आता है ना, तो तुम्हें तो जानते हो, तुम स्मार्ट हो, वैसे भी बहुत इंटेलिजेंट हो। देखो भाई क्या है, a1 दे दिया है, कितना है a1 जो होगा सर वो 3 हो जाएगा, a2 जो होगा वो 5 हो जाएगा, जो रिजल्टेंट है वो भी 5 हो जाएगा, और रिजल्टेंट का फॉर्मूला तो बच्चा बच्चा जानता है, अब अंडर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर है ना, प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस थीटा। ठीक है भाई, बहुत ही बढ़िया। हमें वैल्यू फाइंड करनी है इसकी, है ना, हमें वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। तो मैंने बोला लेट से, मान लीजिए लेट y इक्वल्स टू 2a1 वेक्टर प्लस 3a2 वेक्टर डॉट 3a1 वेक्टर माइनस का 2a2 वेक्टर, ठीक है। ये वाली बात मान लिया आपने, मैंने भी मान ली कि y के बराबर होगा ये। ऐसे देखो अधूरा अधूरा सा लग रहा था नहीं है, तो हमने बोला चलो कोई बात नहीं, y के बराबर मान लिया। अच्छा तुम्हें कुछ और लेना, तुम कुछ और लेना, तुम्हारी मर्जी है ना, कोई रोक टोक नहीं है इस पे। अच्छा देखो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, कॉम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी लगा सकते हैं यहाँ पे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया मैंने, और कहा कि भाई साहब 2a1 को पहले 3a1 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 2a1 को 2a2 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर हमने 3a2 को 3a1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और फिर 3a2 को 2a2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। चलिए भाई शुरू हो जाइए। सो इट कैन बी रिटन एज 2a1 वेक्टर डॉट 3a1 वेक्टर, यहां पे इसके साथ करोगे, सो 2a1 वेक्टर डॉट 2a2 वेक्टर। जरा आप साइन देखो तो यहां पे प्लस का है, जहां पे कोई साइन नहीं लगाते वहां पॉजिटिव मानते हैं, यहां पे प्लस का साइन, ये माइनस का साइन, प्लस माइनस माइनस होता है, यहां पे बीच में माइनस का साइन लगेगा। फिर हम आगे बढ़े, फिर हमने 3a2 को 3a1 के साथ किया, इधर प्लस का साइन है, इधर भी प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन 3a2 वेक्टर डॉट 3a1 वेक्टर। अब सर देखो यहाँ पे a1 a2 है, यहाँ पे a2 a1 है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, है ना। फिर प्लस माइनस माइनस होता है, एंड इट कैन बी रिटन एज 3a2 वेक्टर डॉट 2a2 वेक्टर। चलो भाई सॉल्व किया इसको y को, तो 2 3 6 होते हैं, और यहाँ पे a1 वेक्टर डॉट a1 वेक्टर हो जाएगा,
वैसे तो आप इंटेलिजेंट हो, आपको पता है a1 डॉट a1 जो होगा a1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 4a1 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर प्लस का 3 सा 9 a1 वेक्टर और सॉरी a2 वेक्टर डॉट a1 वेक्टर। अब देखो यही कह रहा था मैं, आपको इससे फर्क नहीं पड़ता ना कि पहले a1 डॉट a2 है, क्यों? क्योंकि सर हमें पता है डॉट प्रोडक्ट में चलता है a1 डॉट a2 हो या a2 डॉट a1 हो, चलता है ना। माइनस का साइन लगाएंगे और 3 2 6 a2 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर करेंगे। चलिए भाई बहुत ही शानदार, सॉल्व किया इसको, y का वैल्यू मिला 6 a1 का स्क्वायर माइनस प्लस का 5 a1 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर। क्यों किया ऐसा हमने? माइनस का 4 प्लस का 9, माइनस का 4 प्लस का 9 प्लस का 5 होता है, एंड यहां पे माइनस का 6 a2 स्क्वायर। a1 a2 कहां से निकालें? वो रिजल्टेंट से मिलेगा। आप अगर फॉर्मूले को देखेंगे तो r स्क्वायर कैन बी रिटन एज a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2 a1 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर। सर ये क्या किया आपने, है ये क्या किया और क्यों किया? तुम समझदार हो, a1 डॉट a2, a1 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर को a1 a2 cos थीटा लिखा जाता है, ये जानते हो। तो क्या a1 a2 cos थीटा को हम ऐसे वेक्टर फॉर्मेट में नहीं लिख सकते? हाँ, अगर a1 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर को आप a1 a2 cos थीटा लिख सकते हो, तो क्या a1 a2 cos थीटा को आप a1 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर नहीं लिख पाओगे? क्या लिख पाओगे ना? तो बस वही तो किया हमने। आर स्क्वायर 25, क्यों? क्योंकि r 5 था, इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 25 प्लस 2 a1 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर। अब इसको सॉल्व करना है तो आपको आंसर मिल जाएगा। 25 से 25 मर जाएगा, माइनस का 9/2 आएगा, माइनस का 9/2 आएगा। तो a1 वेक्टर यहां लिख देता हूं नीचे, a1 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर दिखता है ना आप लोगों को, कैन बी रिटन माइनस का 9/2, कैन बी रिटन एज, ये प्लस का 9 उधर जाएगा, माइनस का 9 बन जाएगा और ये अपॉन में 2 आएगा। तो a1 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर की जगह माइनस का 9/2 पुट कर सकते हैं। ठीक है सर, तो y इक्वल्स टू 6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू माइनस का 9/2 माइनस का 6 इंटू 5 का स्क्वायर। लेट्स सॉल्व दिस ऑन द नेक्स्ट पेज। y इक्वल्स टू 6 इंटू 9, y इक्वल्स टू 6 इंटू 9। देखो भाई y को हमने लिखा 6 इंटू 9 माइनस का, यहां पे देखो 9 5 45/2, तो माइनस का 45 डिवाइडेड बाई 2 माइनस का 6 इंटू 25, 6 इंटू 25 कितना बचे? 54 माइनस 45/2 माइनस का 6 5 30, 6 to 12 13 14 15 150। हाँ भाई 4 2 8 5 2 10 माइनस का 45 माइनस का 300/2। 108 में से 45 को माइनस कर दिया गया तो 8 में से 5 गया 3, 10 में 6 गए 4, या सॉरी 10 में 4 के 6, 63 माइनस का 300/2। 300 में से अगर माइनस किए 63 को तो 10 में से 3 जाएंगे 7 बचेगा, देख लेना भाई, है ना। 8 में से 5 के 3 ही बचते हैं। ओके 4 2 8 5 2 10, ये 45। क्या पॉइंट्स में आंसर आ रहा है क्या अपना? कोई हाँ पॉइंट्स में आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, चलने दो भाई। 10 में से 3 गया 7, 9 में से 6 गया 3 और यहाँ पे 237, तो आंसर कम्स आउट बी माइनस का 237 डिवाइडेड बाय 2। आपको तो y का वैल्यू निकालना था, y का वैल्यू आपको मिल चुका है एंड इट कम्स आउट बी माइनस का 237 डिवाइडेड बाय 2। आपने इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया, स्मार्ट वर्क मत करना, कैलकुलेट, अरे कैलकुलेट कर लोगे ना। 237 डिवाइडेड बाय 2, 1 जा 2, मर गया 3 उठाया, 1 जा 2, 8 जा 16 डॉट 0 5, 118.5 आ रहा है, तो y का जो वैल्यू बनेगा माइनस का 118.5 बनेगा। ऑप्शन में है 118.5, बिल्कुल मुझे सी ऑप्शन में मिल रहा है, सो मैं कह दूंगा कि मेरा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहां पे समझ आती है बात सभी को? समझते हो ना तुम लोग? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? नोट कर लो, ये सारी बातें क्लियर है ना। यहां से 25 से 25 मर गया, 0 = 9 + 2 a1 डॉट a2 वाला किया, फिर हमारा a1 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर माइनस का 9/2 आता है। चलिए भाई बहुत ही शानदार, बेहतरीन, ये सारी बातें नोट कर लीजिए। 2019 में सवाल पूछा गया हम लोगों से,
किया नोट, यहां पे आओ, इसको भी नोट करो, अपनी कैलकुलेशन हमेशा छुपा देना, अपनी कैलकुलेशन किसी को नहीं दिखाएंगे, है ना, हाँ बिल्कुल नहीं दिखाएंगे, बस छुपा दी। तो y का वैल्यू माइनस का 118.5 आ रहा है, जो कि मुझे थर्ड ऑप्शन में मिल रहा था, वही हमारा सही आंसर हो गया। चलिए भाई, कर लिया सभी ने नोट, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इफ E वेक्टर इक्वल्स टू 3/5 I कैप प्लस 4/5 J कैप, देन फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द एरिया ऑफ 0.4 मीटर स्क्वायर पैरेलल टू YZ प्लेन। भाई अगर बोला गया है फील्ड जो है आपको जो दे रखी है वो कुछ इस प्रकार से है कि इट्स 3/5 I कैप प्लस 4/5 J कैप, देन फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द एरिया। एरिया यहां पे 0.4 दे दिया है सर, कैसे करूं सर इसको सॉल्व, ये तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या करना है इसमें, है ना। अब आ जाओ, तुम्हें मेन काम की बात बताते हैं, है ना। ये वैसे बेसिकली वेक्टर का सवाल है, कॉन्सेप्ट वेक्टर का है, लेकिन चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट्स का है। कॉन्सेप्ट यहां पे वेक्टर का लग रहा है, लेकिन जो चैप्टर है वो बेटा इलेक्ट्रोस्टैट्स वाला है। क्लास 12th में ये चैप्टर हमसे पूछा जाता है, ठीक है। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड 3I कैप प्लस 4J कैप डिवाइडेड बाय 5 है, जो कि यहां पे कहीं पे ऐसे बन रही होगी। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बनाओगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही होगी कहीं पे। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एरिया जो बोला है देखो, थ्रू एन एरिया ऑफ 0.4 मीटर स्क्वायर पैरेलल टू YZ प्लेन। YZ प्लेन कौन सा वाला है, ये वाला सर, इधर का, बाहर की तरफ आ रहा है YZ प्लेन। ये XY प्लेन है, ये YZ प्लेन बाहर आ रहा है। मतलब अगर मैं इस तरीके से देखूं तो ये सामने जो दीवार है अपनी वो XY प्लेन, साइड वाली जो दीवार है वो YZ प्लेन, समझते हो, है ना। सीधी सी बात है, अगर आपने सामने देखा तो ये आपका XY प्लेन है और साइड वाली जो दीवार है वो आपकी YZ प्लेन है। एरिया जो है वो पैरेलल है YZ प्लेन के, यानी कि कोई एरिया यहां पे, कोई एरिया यहां पे ऐसे ऐसे रखा होगा, है ना। दिस इज योर एरिया। अब भी पॉइंट ये आता है कि सर ये स्केलर है ना, ये तो है ना, ये तो स्केलर है, तो फिर क्या है फ्लक्स वगैरह। तो फ्लक्स का मैं तुम्हें एक फॉर्मूला बताता हूं, उस फॉर्मूले को फिलहाल नोट कर लो। फ्लक्स कैन बी रिटन एज E वेक्टर डॉट A वेक्टर। सर ये A वेक्टर क्या है, तो बोलते हैं भैया A इज द एरिया वेक्टर। क्या बात कर रहे हो, है क्या बात कर रहे हो सर आप, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर होता है, बिल्कुल हाँ। एरिया जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है भैया, और आज तक जो तुमने फाइंड किया वो सिर्फ मैग्नीट्यूड था उसका। आज तक जो आप एरिया के लिए फाइंड करते आ रहे थे वो सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड था। एरिया असल में एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसकी डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो डायरेक्शन जो हम डिफाइन करते हैं एरिया वेक्टर की, वो हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलर जिसका एरिया निकाल रहे हो। मान लो जैसे कि ये आपके पास शीट है, रेक्टेंगल है ना, जिसका लेंथ L है, जिसका विड्थ B है। ये आपके पास कोई शीट है जिसका लेंथ L है, जिसकी विड्थ B है, आपको इसका एरिया निकालना है। तो बहुत अच्छे तरीके से तुम लोगों ने बचपन में सॉल्व किया है, इट इज L इंटू B, बहुत अच्छी बात है, आपने ये मैग्नीट्यूड फाइंड किया। बट इफ आई आस्क यू फॉर द डायरेक्शन, सो डायरेक्शन क्या दोगे, तो भाई डायरेक्शन का काम बहुत सिंपल है। थोड़ा सा देखो तो क्रॉस प्रोडक्ट की फीलिंग आती है तुम्हें, थोड़ा इसको देखोगे तो क्रॉस प्रोडक्ट की फीलिंग आ रही होगी। अगर ये L क्रॉस B करोगे तो L क्रॉस B करने से जो एरिया मिलता है वो हमेशा ऐसा मिलेगा जो कि उस सरफेस के परपेंडिकुलर है जिसका एरिया फाइंड किया जा रहा है। सो एरिया वेक्टर जो होगा बेटा वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। जिस सरफेस का एरिया फाइंड कर रहे हो हमेशा उसके परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर रहेगा। क्या बोले, एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा। ओके, तो अगर यहां पे एरिया वेक्टर ऐसे, जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड सामने दीवार पे चल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड सामने दीवार पे चल रही है, यहां पे कोई एरिया वेक्टर है ना, तो इसका जो एरिया वेक्टर बनेगा वो ऐसा बनेगा बेटा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। भावनाएं समझ आ रही है आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड XY प्लेन में है, एरिया वेक्टर जो है YZ प्लेन के परपेंडिकुलर है, YZ वाले सरफेस के परपेंडिकुलर है एरिया वेक्टर। ऑलवेज जिस भी सरफेस का एरिया फाइंड कर रहे हो, जिस भी सरफेस का एरिया आप लोग फाइंड कर रहे हो, उसके हमेशा परपेंडिकुलर बनेगा एरिया वेक्टर। जिस सरफेस का एरिया फाइंड कर रहे हो उस सरफेस के परपेंडिकुलर बनता है एरिया वेक्टर। तो ये फील्ड इधर गई, एरिया वेक्टर इधर आया, तो सर यहां पे कैसे डिफाइन करूं, एरिया वेक्टर एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, ये सिर्फ I कैप में रहेगा। फील्ड के बारे में दे दिया है तो एरिया वेक्टर कैन बी रिटन एज 0.4 I कैप।
क्या लिखोगे एरिया वेक्टर को? सर देखो तो एरिया हमारा एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, क्यों? क्योंकि सरफेस वाई जेड प्लेन में, यही तो बोला है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन एरिया ऑफ 0.4 मीटर स्क्वायर पैरेलल टू वाई जेड प्लेन, यानी कि जो हमारा एरिया है वो वाई जेड प्लेन के पैरेलल है, वाई जेड प्लेन के पैरेलल। तो इसका एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो इसका सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होता जा रहा है। एरिया वेक्टर को देखा वो जा रहा है एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे जो डायरेक्शन होती है वो आई कैप होती है, तो एरिया वेक्टर कैन बी रिटन एज 0.4 आई कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में तो आपको सब कुछ पहले से दे रखा है, तो आपको फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बस ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। चलिए भाई कर देते हैं इसको सॉल्व। सो अगले पेज में मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, फ्लक्स को लिख देता हूं ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, कैन बी रिटन एज 3/5 आई कैप। क्या ये रहेगा? हाँ सर बिल्कुल, कैन बी रिटन एज 3/5 आई कैप प्लस 4/5 जे कैप डॉट 0.4 आई कैप। भाई डॉट प्रोडक्ट का तो रूल है भाई, भाई के साथ जाता है, आई कैप वाला आई कैप के साथ जाएगा, 3/5 इंटू 0.4। सॉल्व किया, 0 आया है ना, 4 3 12/50, कितना बनेगा ये? 2.4 by 10। सॉल्व किया, 0.24 इज द फ्लक्स। पेपर ले सकते हो इसको? हाँ पेपर। इन्होंने क्या बोला है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम में बोला है, ठीक है कोई बात नहीं। हाँ जी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, तो आपकी यूनिट बनेगी न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। चलिए भाई, दिस इज द फ्लक्स। 12/5 2.4 ही आता है ना, पक्का? बिल्कुल आता है, सोचने की बात ही नहीं थी। 0.24 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, दिस इज द राइट आंसर। यही है सही जवाब? बिल्कुल सर यही जवाब सही है, नोट कर लो फटाफट से, जल्दी से नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पे आएंगे। एरिया वेक्टर की कहानी मैंने आपको बता दी है, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ही लेंगे आप लोग, इसको भी नोट कर लीजिए। वैसे तो अगर आप क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैट्स वाला चैप्टर पढ़ोगे तो आपको ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा, बट क्योंकि कॉन्सेप्ट इसमें वेक्टर का पूछा था इसलिए मैंने यहां पे करा दिया। कोई गलती कर दी मैंने? हाँ, पाप, सब पाप कहते हैं इसको जो आपने किया है। चलो भाई आओ अगले सवाल पे आओ। 2021 में पूछा था वो सवाल, ये भी हमारा 2021 में पूछा है। इफ ए डॉट बी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड की बातें कर रहे बेटा, है ना। इफ ए डॉट बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी देन ए माइनस बी विल बी। है इतना खतरनाक सवाल, पसीने छूट गए सर, क्या बात है। 2021 में पूछा था सवाल, है ना, 2021 में ये सवाल पूछा था हमसे, बस अब भी पूछ ले तो मजा ही आ जाए, है ना। हाँ क्या करोगे भाई, तुम देख रहे हो मेंस में ही पूछता है ऐसे सवाल, वो एडवांस में नहीं पूछेगा ऐसे सवाल, है ना। एडवांस में तो फिर वो तुम्हारी बैंड बजाएगा अच्छे से, बोलेगा बस अब आए चपेट में लोग। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। भाई सब समझदार लोग हैं हम लोग, समझदारी दिखाएंगे। ए बी कॉस थीटा इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा लिखेंगे। डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है बेटा क्योंकि मैग्नीट्यूड मांग रहा है। अब देखा जाए तो कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों बराबर आ रहे हैं। ऐसा तो सिर्फ तभी होता है, ऐसा तो सिर्फ जब ही होगा जब थीटा 45 डिग्री होगा, क्योंकि साइन 45 भी 1/√2 होता है और कॉस 45 भी 1/√2 होता है। तो अगर दोनों बराबर हैं तो ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब थीटा 45 डिग्री होगा। अगर दोनों बराबर है, कॉस थीटा और साइन थीटा अगर बराबर है तो ये तभी पॉसिबल है व्हेन थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। ठीक है सर, समझ के बात को। मुझे तो मैग्नीट्यूड फाइंड करना है a माइनस बी का, तो भाई a माइनस बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। लेट्स से r इक्वल्स टू मॉड ऑफ a माइनस बी। r इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। माइनस का है तो माइनस का 2ab cos थीटा आ जाएगा, माइनस का 2ab cos थीटा। समझते हैं ना बात को? हाँ जी सर, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। थीटा की जगह 45 लिख रहा हूं मैं, थीटा की जगह पे 45 लिख रहा हूं, और अगर थीटा की जगह 45 लिख दिया तो cos 45 तो 1/√2 होता है ना। और जब सॉल्व कर रहा
तो बना अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का अंडर रूट ऑफ 2ab। क्या यही हमारा फाइनल जवाब होगा? बोलो हाँ कि ना सर। सी ऑप्शन मिल रहा है, देख लो भाई, सी ऑप्शन मिल रहा होगा तुम लोगों को, खुश हो गए सी ऑप्शन देख के? बस यही तो सवाल था। प्लस का मत लगा देना, दिमाग मत लगाना अपना, ये वाला माइनस का साइन लगाना। चल भाई, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा तुम्हें। बड़े आगे अगले सवाल पे आए। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? P is traveling along the vector A, which is I cap plus J cap. Q is moving along the vector B, which is J cap plus K cap. R is moving along the vector C, which is minus I cap plus J cap. All the three particles collide at a point, and after the collision, P moves along A cross B and Q moves along B cross C. Then the angle between the direction of P and Q after the collision. देखने में तो बहुत ही खतरनाक सवाल दिख रहा है, ऐसा लग रहा है पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन ट्रस्ट मी सबसे ज्यादा इजी सवाल जो होगा वो यही होगा। थोड़ा सा लेंदी है बट कोई बात नहीं सर, सह लेंगे, है ना, इतना तो सहते आए हैं वैसे भी हम लोग। चलो भाई, तो क्या क्या गिवन है? सबसे पहले क्या लिखेंगे? ए वेक्टर को लिखते हैं आई कैप प्लस जे कैप। बी वेक्टर जो उन्होंने बोला है इट इज जे कैप प्लस के कैप। सी वेक्टर जो उन्होंने बोला है इट इज माइनस का आई कैप प्लस जे कैप। ये बिफोर द कोलिजन था, तीनों पार्टिकल आपस में मिले, कोलिजन हुआ। कोलिजन के बाद क्या होगा? अब आओ मेन पिक्चर पे, आफ्टर कोलिजन। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, आफ्टर कोलिजन वाला। उससे पहले जो बातें बोल रहा था इस पे इतना गौर मत फरमाना, आफ्टर कोलिजन पे आओ, है ना। P मूव्स अलोंग A क्रॉस B। सो मैंने बोला डायरेक्शन ऑफ P, क्या लिखो इसको? लेट्स से डायरेक्शन ऑफ P विल बी, P वेक्टर लिख देता हूं ना, इट इज गिवन बाय A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ठीक है, तो P कैप लिख लेता हूं इसको, चलो P कैप लिख लेता हूं, काम आसान हो जाएगा। तो P वेक्टर का जो डायरेक्शन है, P वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो A क्रॉस B के डायरेक्शन में होगा। सो P कैप इज योर A क्रॉस B, है ना। सिमिलरली जो आपका Q कैप होगा, जो Q वेक्टर का डायरेक्शन है वो होगा B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर की डायरेक्शन में। सो आपका मेन टास्क क्या हो चुका है कि आप पहले निकालोगे A क्रॉस B को, फिर आप निकालोगे B क्रॉस C को, तो उससे आपको P वेक्टर की डायरेक्शन और Q वेक्टर की डायरेक्शन का पता चलेगा। P वेक्टर और Q वेक्टर की डायरेक्शन पता करने के बाद आपको एंगल निकालना है कि दोनों के डायरेक्शन के बीच में क्या एंगल बन रहा था, क्योंकि जब आप A क्रॉस B करोगे यू विल गेट अ वेक्टर, जब आप B क्रॉस C करोगे यू विल गेट अ वेक्टर। तो दो वेक्टर मिले, उनके बीच एंगल बताना है आपको, ठीक है। सो P मूव्स अलोंग A क्रॉस B, यानी कि जो P वेक्टर होगा, क्योंकि कोई पार्टिकल था हमारे पास पहले, है ना, P इज द पार्टिकल। आफ्टर द कोलिजन पार्टिकल P जो है मूव करता है A क्रॉस B की डायरेक्शन में। सो अगर पार्टिकल P A क्रॉस B के डायरेक्शन में मूव करता है तो मैंने बोला लेट्स से P वेक्टर इज द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल P। वेक्टर फॉर्म में लिख दो इसको। इसको मैंने मान लिया क्या है, डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल P, डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल P। Similarly, this will be the direction of particle Q। P पार्टिकल की डायरेक्शन को P वेक्टर से लिख दिया, Q पार्टिकल की डायरेक्शन को मैंने Q वेक्टर से लिख दिया। कुछ भी ले लो, तुम्हारी इच्छा श्रद्धा है, तुम्हारी मर्जी है भाई। P पार्टिकल का डायरेक्शन मैंने ले लिया P वेक्टर से, Q पार्टिकल के डायरेक्शन को मैंने ले लिया Q वेक्टर से, और बोला गया P वेक्टर जो है वो A क्रॉस B होगा, Q वेक्टर जो है वो B क्रॉस C होगा। यहां पे आपको फाइंड करना है थीटा। थीटा क्या होगा? एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड Q वेक्टर, एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड Q वेक्टर, ये आपको फाइंड करना रहेगा बेटा। क्या फाइंड करना है आपको? एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड Q वेक्टर, ये फाइंड करेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा चलो भाई, कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले तो P वेक्टर निकालो, फिर उसके बाद Q वेक्टर निकालो, फिर तुम इनके बीच का एंगल निकालो। तो सर A पता है, B पता है, C पता है, तो A क्रॉस B करो तो P वेक्टर मिलेगा, B क्रॉस C करो तो Q वेक्टर मिलेगा। एक बार अगर आपको P वेक्टर और Q वेक्टर मिल गए तो आप उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपको क्या उनके बीच एंगल नहीं मिलेगा? मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। चलो भाई सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहली काम जो मैं करने जा रहा हूं वो है P वेक्टर को सॉल्व करने का, तो A क्रॉस B है वो। सो
P vector is your A vector cross B vector. I cap, J cap, K cap. 1 1 0 0 1 1. देख लो भाई साहब, A वेक्टर क्या लिखा था, I कैप प्लस J कैप, I कैप प्लस J कैप. तो देखो I कैप और J कैप वाले में 1 1 लिख दिया, K कैप वाले को 0 लिख दिया. B वेक्टर में क्या लिखा है, B वेक्टर में है J कैप प्लस K कैप. तो I वाले को 0 कर दिया, बाकी मैंने J और K में 1 लिख दिया. ठीक है, सॉल्व किया. सो P वेक्टर हमें मिलता है I कैप. भैया I कैप का पूरा कॉलम छोड़ दिया, I कैप का पूरा रो छोड़ दिया. 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, माइनस का 0. J कैप लिखने के लिए माइनस का साइन लगाते हैं, तो माइनस का J कैप. कॉलम छोड़ दीजिए, रो छोड़ दीजिए. 1 1 जा 1, 1 माइनस 0 प्लस K कैप. K कैप वाले को सॉल्व किया, कॉलम छोड़ दिया, रो छोड़ दिया. 1 1 जा 1, माइनस का 0. सो P वेक्टर कम्स आउट बी I कैप माइनस J कैप प्लस K कैप. P वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो बनता है वो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी अंडर रूट ऑफ 3 बनता है. सेम काम अब हम करने जा रहे हैं Q वेक्टर. ये क्या निकाला है मैंने, ये क्या है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल P आफ्टर द कोलिजन. ये क्या है जो मैंने फाइंड किया है, इट इज द डायरेक्शन ऑफ P आफ्टर कोलिजन. कोलिजन के बाद जो पार्टिकल P हमारे पास था वो इस डायरेक्शन में जाएगा. ठीक है सर. फिर हम सॉल्व करने गए, हमने बोला कि ठीक है सर, अब हम सॉल्व करते हैं Q वेक्टर के. Q वेक्टर इज जो B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर. डिटर्मिनेंट I कैप, J कैप, K कैप. B के लिए 0 1 1. C वेक्टर देख लो बरा, माइनस का I प्लस का J, माइनस का I माइनस का 1 प्लस का J और यहां पे 0. I कैप डायरेक्शन देना जरा, कॉलम छोड़ दिया, पूरा रो छोड़ दिया. 0 1 सा 0, माइनस का 1 इंटू 1, तो 0 माइनस का 1. माइनस के साथ J कैप को लिखते हैं, कॉलम छोड़ दिया, रो छोड़ दिया. 0 0 सा 0, माइनस माइनस 1 इंटू 1, माइनस का 1 होता है. प्लस का K कैप लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, कॉलम छोड़ देंगे, रो छोड़ देंगे. 0 1 सा 0 होता है, माइनस ऑफ माइनस का 1. समझ रहे हो आप लोग, समझ रहे हो. ये बनेगा माइनस का I कैप, माइनस का J कैप, माइनस का K कैप, या फिर मैं बोलूं प्लस का K कैप. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस का J कैप कहेगा. ये माइनस का I कैप और यहां पे आप देखो तो माइनस माइनस प्लस तो K कैप. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ Q वेक्टर. Q वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर मैं फाइंड करूं तो अगेन इट कम्स आउट बी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि अंडर रूट ऑफ 3. सो ये क्या फाइंड किया मैंने, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ Q आफ्टर कोलिजन. डायरेक्शन ऑफ Q आफ्टर कोलिजन. भाई कोलिजन के बाद जो Q वाला पार्टिकल था वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, कोलिजन के बाद जो P वाला पार्टिकल था वो इधर जा रहा है. मुझे इन दोनों डायरेक्शन के बीच का एंगल बताइए. तो अगर मेरे पास दो वेक्टर हैं तो क्या मैं उनके बीच एंगल नहीं बता सकता? बिल्कुल बताइए सर. अगर मेरे पास दो वेक्टर है तो क्या उनके बीच एंगल निकालना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा? तो यहां पे मैंने P वेक्टर डॉट Q वेक्टर किया, इट इज गिवन बाय PQ cos थीटा. हाँ जी बोलो, P वेक्टर कितना था, I कैप प्लस J कैप, ओ सॉरी इट्स माइनस के J कैप प्लस का K कैप. देख लो जरा, I कैप माइनस J कैप प्लस K कैप. Q वेक्टर क्या बना, माइनस I माइनस J प्लस का K. Q वेक्टर बनता है माइनस I माइनस का J प्लस का K. दोनों का डॉट कर दीजिए तो भाई डॉट किया तो क्या मिला, भाई भाई के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 1 माइनस ऑफ माइनस का 1 क्या बनेगा ये, चलो कर लेते इसको सर. I कैप माइनस J कैप प्लस का K कैप डॉट माइनस का I कैप माइनस का J कैप प्लस का K कैप. माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस हो गया तो यहाँ पे प्लस का 1 बनेगा, प्लस 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 होता है, प्लस का 1 बनता है. यहाँ पे 1 से एक 1 मर जाएगा, यहाँ पे आंसर बनेगा आपका 1. तो P वेक्टर डॉट Q वेक्टर करने से आंसर मुझे
1 मिला है। पर मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो cos थीटा चाहिए था। P का मैग्नीट्यूड पता है, Q का मैग्नीट्यूड पता है। लिखो यहां पे 1 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3 डॉट अंडर रूट ऑफ 3 cos थीटा। सो 1 इक्वल्स टू 3 cos थीटा इक्वल्स टू 1/3। सो थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स 1/3। क्या यही आंसर है हमारे पास? चेक करो जरा। cos इनवर्स 1/3 कहां गया? cos इनवर्स 1/3, cos इनवर्स 1/3, डी ऑप्शन मिल रहा है मुझे। क्या यही सही जवाब होगा मेरा? बिल्कुल यही होगा। तो शुरुआत कर दीजिए यहां से छापना, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये भी नोट करो। अरे भाई सारी बातें नोट करोगे ना, खुद के हाथों से लिखने की बात ही अलग है ना। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए भाई, ये भी नोट किया सभी ने? बहुत ही शानदार। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमसे कहता है इफ A क्रॉस B इक्वल्स टू B क्रॉस A देन फाइंड द एंगल बिटवीन AB। ये चीज तो पहली बात होती नहीं है, लेकिन मान लो अगर हो जाए कि A क्रॉस B बराबर B क्रॉस A हो जाए तो क्या, कब हो सकता है ये? हाँ अच्छा, ये कब हो सकता है सर? पहली बात, जब मैं A क्रॉस B करता हूं तो मुझे अगर डायरेक्शन मिली AB साइन थीटा n कैप, है ना? ध्यान से देखिएगा सभी लोग, A क्रॉस B करने से डायरेक्शन मिली मुझे AB साइन थीटा n कैप। तो जब मैं B क्रॉस A करूंगा तो मुझे डायरेक्शन मिलेगी AB साइन थीटा माइनस का n कैप। डायरेक्शन रिवर्स हो जाती बेटा, ये तो जानते हो तुम लोग। लेकिन इन भाई साहब ने क्या कह दिया है कि A क्रॉस B बराबर हो जाएंगे B क्रॉस A के। इन भाई साहब ने बोला हमसे कि जो A क्रॉस B है वो बराबर हो जाएगा B क्रॉस A के। तो A क्रॉस B बराबर होगा B क्रॉस A के। तो इसको सॉल्व किया तो ये बना AB साइन थीटा n कैप इक्वल्स टू AB साइन थीटा माइनस का n कैप। माइनस का साइन अगर बाहर निकाल दूं तो AB साइन थीटा n कैप बराबर हो जाएगा माइनस का AB साइन थीटा n कैप के। अब ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, ये कहना चाहता है कि ये दोनों बराबर होंगे, ये कहना चाहता है कि ये दोनों बराबर होंगे। इनमें से कौन से एंगल पे ये बातें सही होगी? है सर, ये बात मेरे हिसाब से तभी सही कहलाएगी जब ये इक्वल टू 0 हो, क्योंकि देखो 0 में कोई भेदभाव नहीं होता, 0 कभी प्लस माइनस की बातें नहीं बोलता है। तो ये चीज वैलिड हो सकती है कि अगर इधर भी पार्ट 0 बन जाए और इधर भी 0 बन जाए, यानी कि इफ थीटा इक्वल्स टू 0 देन साइन थीटा विल बी 0। और अगर थीटा 0 हो जाए तो साइन 0 0 होता है। उस केस में AB इंटू 0 n कैप इक्वल्स टू माइनस का AB इंटू 0 n कैप, ये हो जाएगा 0 इक्वल्स टू 0। हाँ ये बात सही रहेगी बिल्कुल। अरे 0 भेदभाव नहीं करेगा प्लस माइनस का, तो या तो थीटा हमारा 0 डिग्री हो जाए तो काम बन सकता है। सर थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री पे भी तो हमारे पास साइन 0 ही होता है ना। इफ थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री then also sin of 180 degree we know better it is again 0। अरे sin 180 भी तो 0 होता है। तीसरा, अगर हमारे पास थीटा 360 डिग्री हो जाए then we also again have sin of 360 डिग्री as 0। मतलब तीनों एंगल सही है हमारे, है ना। 0 डिग्री होगा तो भी साइन 0 हो जाएगा, 180 डिग्री होगा तो भी साइन 0 होगा, और 360 डिग्री पे भी साइन 0 होगा। और साइन अगर 0 हो जाए, साइन अगर 0 हो जाए तो LHS इक्वल्स टू RHS हो जाता है, और ये बात सही हो सकती है। तो ये बात तभी सही रहेगी जब यहां पे थीटा या तो 0 डिग्री हो, या 180 डिग्री हो, या फिर 360 डिग्री हो, क्योंकि तीनों केसेस में साइन का जो वैल्यू आता है वो 0 आता है और LHS इक्वल्स टू RHS हो सकता है। सो इसके तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए मैं बोलता हूं डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। ये हमारा सही जवाब था इसका। खत्म हो गया ये। हाँ बस इतना सा था, फटाफट से नोट कर लो इसको। और है ही केस में, है ना, समझने के लिए। अब तुम थीटा को 45 डिग्री लिखोगे,
अगर तुमने थीटा को 45 डिग्री रखा तो यहां पे तो ए बी बाय अंडर रूट ऑफ 2 और यहां माइनस का ए बी अपॉन अंडर रूट ऑफ 2, +1 और -1 कभी बराबर नहीं होते है ना। हाँ, तो बस इस बात का ध्यान रखना तुम लोग। चलिए भाई, नोट किया ये, बढ़े आगे, अगले सवाल पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या बोलता है, इफ x एंड y आर द टू वेक्टर्स सच दैट मॉड ऑफ x बराबर मॉड ऑफ y। भाई दो वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और x माइनस 1 जो है वो 10 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई है, तो एंगल बताइए क्या होगा। याद है पहला सवाल जो हमने किया था, सेम पैटर्न पे है, सिर्फ n की जगह 10 आ गया इस बार, है ना। पहला सवाल, सबसे पहला सवाल आपको याद होगा जो हमने किया था, उसी पैटर्न पे है ये क्वेश्चन, उसी पैटर्न पे है ये क्वेश्चन। तो सोचो जरा क्या होगा। सोचो जरा, सोचो जरा, सोच लिया जरा, हाँ से सोच लिया। चलो, x का जो मैग्नीट्यूड है वो y के मैग्नीट्यूड के बराबर है, जो कि मैंने मान लिया a है। साथ ही साथ बोला गया है x माइनस वाई का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बराबर होगा 10 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ x प्लस वाई के। सॉल्व करते हैं तो यहां पे अंडर रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2xy कॉस ऑफ थीटा। थीटा क्या है सर? ये थीटा जो होता है ना वो एंगल होता है x और y के बीच में, जो हमें फाइंड करना है यहां पे, ठीक है। इक्वल्स टू 10 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैं फिर से वही बात कर रहा हूं, यहां पे माइनस का पहले आ गया क्या? अच्छा ठीक है, माइनस का साइन पहले आ गया तो यहां पे माइनस का साइन लगाएंगे, प्लस का 2xy कॉस थीटा। दोनों तरफ हमें क्या करनी पड़ेगी? स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। स्क्वायरिंग किया हमने तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स से हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस का 2xy कॉस थीटा इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर 100 हो जाता है, 100 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2xy कॉस ऑफ थीटा। सॉल्व करेंगे तो x और y दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, a के बराबर, तो यहां पे लिखा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 100 a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। क्या कोई शक किसी को, किसी प्रकार का? बिल्कुल भी नहीं है ना, बहुत बढ़िया। अगले पेज पे सॉल्व करते हैं। 2a स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल्स टू 100 टाइम्स ऑफ 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 100 टाइम्स ऑफ 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। ओ माय गॉड, है ना, सही सही है ना। अच्छा, यहां से 2a स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, सो 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, यहां से भी 2a स्क्वायर बाहर आएगा into 100 1 प्लस कॉस थीटा। 2a स्क्वायर से 2a स्क्वायर मर गया, सो 1 माइनस का कॉस थीटा इक्वल्स टू 100 1 प्लस कॉस थीटा। समझ रहे हो बात को? सो गए ना? अरे जागो मोहन प्यारे, सॉल्व कर लो क्वेश्चन को। सो 100 को उधर ब्रैकेट ब्रैकेट में घुसाना है, घुसा देना, तुम्हारी मर्जी है भैया। 1 माइनस का कॉस थीटा इक्वल्स टू 100 प्लस का 100 कॉस थीटा। माइनस का कॉस थीटा उधर जाएगा और ये इधर आएगा, तो 1 माइनस का 100 इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस का 100 कॉस थीटा। 1 माइनस 100 माइनस का 99 इक्वल्स टू 101 कॉस थीटा, और कॉस थीटा बनेगा माइनस का 99 बाय 101। क्या चाहिए जीवन में और तुम्हें, है ना? क्या चाहिए तुम्हें जीवन में और? आंसर आ चुका है सर। एक इंसान को जीवन में क्या चाहिए होता है ना? सिर्फ आंसर
और आंसर आने के बाद हमें जो जीवन में चाहिए वो है शांति, है ना। बिल्कुल तुम्हें तुम्हारे जीवन में शांति मिलेगी, लेकिन वो वाली नहीं जो तुम सोचते हो। सो इट कैन बी रिटन एज कॉस इनवर्स माइनस का 99/101, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला मेरे हिसाब से सही आंसर है ना। तो देख लो भाई, मैच कर लो, तुम्हें कोई शक नहीं होना चाहिए। हो गया, कर लिया नोट। वीडियो पॉज कर लेते हो ना तुम लोग, वीडियो पॉज कर लेते हो ना तुम लोग, हाँ कर लिया करो वीडियो पॉज। ऐसा नहीं पॉज करके बस सो जाओ तुम, उसके बाद आना है वापस, नोट भी करना है वापस। चलिए जी, ये कहानी थी क्वेश्चन नंबर 8 की। अब आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? 3 वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर शोन इन फिगर, फाइंड द एंगल थीटा फॉर्म्ड बाय a + b - c विद द x एक्सिस। एक्चुअली आपको tan थीटा बताना है, आपको tan थीटा बताना है। ठीक है सर, मैं बताऊंगा। भाई साहब 3 वेक्टर दिख रहे हैं, a, b और c। a ने 60 डिग्री एंगल बनाया x एक्सिस के साथ, b ने 45 डिग्री बनाया और c ने 30 डिग्री बनाया। ओके सर, मुझे tan थीटा बताना है, तीनों का पहले a + b - c करना है। क्यों ना मैं इसके लिए सबसे पहले a वेक्टर लिख लूं, क्यों ना इसके लिए मैं b वेक्टर लिख लूं, क्यों ना इसके लिए मैं c वेक्टर लिख लूं, और एक बार अगर मैंने a b c वेक्टर लिख लिए तो मेरा काम कितना आसान हो जाएगा, है ना। बिल्कुल सर, सही कह रहे हो आप। इसके लिए मुझे पहले यह पता होना चाहिए कि a वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या क्या है। तो अगर आपने भी देखा हो मेरी तरह, तो आपको यहां पे कंपोनेंट दिखेगा गिवन बाय a cos 60 डिग्री। यहां ऊपर की तरफ एक कंपोनेंट दिखेगा जिसको नाम दिया होगा अपना a sin 60 डिग्री। सिमिलरली b वेक्टर के भी आपने कंपोनेंट करके देखे होंगे, और b वेक्टर के भी कंपोनेंट आपको कुछ इस प्रकार से मिले होंगे कि यहां पे कंपोनेंट मिला होगा जिसका नाम दिया होगा अपने b cos 45 डिग्री। एक कंपोनेंट ऊपर बना होगा जिसका आपने नाम दिया होगा b sin 45 डिग्री, दिया होगा नाम। सिमिलरली एक वेक्टर c मुझे नीचे भी दिखता है सर, और c वेक्टर का कंपोनेंट एक नीचे भी बनाऊंगा c cos 30 डिग्री। एक कंपोनेंट इधर बनेगा गिवन बाय c sin 30। क्या बात है, क्या बात है, मजा ही आ गया देख के, है ना। चलिए भाई, अब क्या करते हैं हम लोग, सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं एक काम और करता हूं, एक और थोड़ा सा हल्का सा लाइट कलर ले लेता हूं ताकि जो आपको दिखे बढ़िया तरीके से ना। पिंक कलर में इंटरेस्टेड हो तुम लोग? नहीं, हाँ। सॉल्विंग किसके लिए, लेकिन ए के लिए, है ना। सॉल्विंग फॉर ए के लिए सॉल्व करते हैं पहले। सॉल्विंग फॉर ए। अच्छा, ए के लिए सॉल्व किया, ए के कंपोनेंट लेंगे। ए वेक्टर को लिखने का तरीका क्या बनेगा भाई साहब? ए वेक्टर को लिखने का तरीका a cos 60 डिग्री आई कैप, a cos 60 डिग्री आई कैप प्लस a sin 60 डिग्री जे कैप। सॉल्व किया यहां पे, a cos 60 1/2 होता है, आई कैप में आ जाएगा, sin 60 जो होता है √3/2 होता है, तो a √3/2 जे कैप। ये हमारे पास a वेक्टर बनता है ना। एक और बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि a वेक्टर और b वेक्टर के जो मैग्नीट्यूड है, इवन जो c वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड है, वो सब बराबर है। मान लो वो m के बराबर है, मान लिया हमने m के बराबर है। सो दिस कैन बी रिटन एज, a वेक्टर कैन बी रिटन एज m/2 आई कैप प्लस m √3/2 जे कैप। दिस इज द थिंग, है ना। चलो भाई, ऐसे क्या मैं बी वेक्टर के लिए लिख सकता हूं, ऐसे ही क्या मैं सी वेक्टर के लिए भी लिख सकता हूं? बिल्कुल, हम अगले पेज पे लिखेंगे, पर इसको फॉर बी वेक्टर दिस कैन बी रिटन एज, बी वेक्टर कैन बी रिटन एज, बोलो जल्दी से, माइनस का b cos 45 डिग्री आई कैप प्लस का b sin 45 डिग्री जे कैप। क्या ये बात मैंने गलत लिखी? क्या ये बात मैंने सही लिखी है? बिल्कुल सही लिखी है सर, ये है ना, कोई गलती नहीं होगी इसमें। चलिए भाई, अब आप भी जानते हो b की जगह m लिख सकते हैं, तो दिस कैन बी रिटन एज माइनस का m/√2 आई कैप प्लस का m/√2 जे कैप। सो दिस विल बी योर b वेक्टर। ये क्या हो जाएगा? b वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये b वेक्टर हो जाएगा हमारे पास। यहां से देख लीजिए, b cos 45 डिग्री यहां पे जा रहा है, तो मैंने लिख दिया b cos 45 डिग्री कहां जा रहा था? नेगेटिव x एक्सिस पे जा रहा था सर वो, और b sin 45 डिग्री ऊपर पॉजिटिव x एक्सिस y एक्सिस पे जा रहा था, तो मैंने j कैप लिख दिया।
सेम काम अभी हम सी वेक्टर के लिए करेंगे। देखो जरा सी वेक्टर, सी कॉस 30 डिग्री नीचे की तरफ जा रहा है और नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जा रहा है सी साइन 30 डिग्री। तो मैं सी वेक्टर के लिए भी लिखता हूं, सी वेक्टर कैन बी रिटन एज माइनस का सी साइन 30 डिग्री माइनस का सी कॉस 30 डिग्री। यहां पे आई कैप लगाएंगे, यहां पे जे कैप लगाएंगे, सॉल्व करेंगे। माइनस का सी बाई 2 आई कैप माइनस का सी √3/2 जे कैप, दिस विल बी योर सी वेक्टर। अच्छा एक और बात मुझे बताओ, क्या इन सब के मैग्नीट्यूड बराबर थे? तो सी की जगह m लिख देता हूं मैं, तो सी वेक्टर कैन बी रिटन एज माइनस का m/2 आई कैप माइनस का m√3/2 जे कैप। ये हमारे पास सी वेक्टर भी आ गया। नाउ वी हैव ए वेक्टर, नाउ वी हैव बी वेक्टर एंड सो ऑल्सो वी हैव सी वेक्टर एज वेल, है ना। बहुत ही अच्छी कोशिश इंग्लिश बोलने की। तो ए वेक्टर भी है, बी वेक्टर भी है और सी वेक्टर भी हमारे पास आ चुका है। तो हमें क्या करना है भाई, ए प्लस बी माइनस सी करना है। चलो भाई कर देते हैं ए प्लस बी माइनस सी। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस का सी वेक्टर क्या बनता है? ए वेक्टर, ए वेक्टर था m/2 आई कैप प्लस m√3/2 जे कैप, m/2 आई कैप प्लस m√3/2 जे कैप। ये ए वेक्टर हो गया। प्लस बी वेक्टर को लिखते हैं m/√2 आई कैप प्लस माइनस में आएगा ना वो, हाँ माइनस में, m/√2 जे कैप माइनस का सी वेक्टर लिखते हैं माइनस का सी m/2 आई कैप माइनस का m/2 आई कैप माइनस का m√3/2 जे कैप माइनस का m/2 आई कैप माइनस का m√3/2 जे कैप। चलिए भाई सब सॉल्व कर लेते हैं इसको। ओहो ओहो क्या बात है, मर रहा है क्या ये? अरे शिट, कट जाता बढ़िया मस्त है ना। ये देखो m/2 आई कैप m/2 आई कैप, लेकिन ये सब क्या हुआ, ये माइनस का है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा है ना, तो ये दिक्कत होगी। चलो कोई बात नहीं, m/2 आई कैप प्लस m√3/2 जे कैप माइनस का m/√2 आई कैप प्लस का m/√2 जे कैप प्लस का m/2 आई कैप प्लस का m√3/2 जे कैप। हो गया? हाँ भाई देखो ऐड हो रहा है m/2 आई कैप प्लस m/2 आई कैप। सर ये तो 1 हो जाएगा है ना, तो m/2 प्लस m/2 प्लस या फिर माइनस m/√2 आई कैप वाले साथ में लिख लिए मैंने, सारे आई कैप वाले साथ लिख लिए। ये m/2 आई कैप, ये माइनस का m/√2 आई कैप, ये m/2 आई कैप, आई कैप वाले साथ में लिख दिए, प्लस m/√3/2 m√3/2 प्लस m/√2 प्लस m√3/2 जे कैप वाले मैंने साथ में लिख दिए सारे। सो ये हमारे पास, मान लीजिए ये हमारे पास y के बराबर था, तो ये हमारे पास y के बराबर आया, ये भी हमारे पास y के बराबर आया और ये भी हमारे पास y वेक्टर के बराबर आया। मान लीजिए कि y के बराबर थी सारी कहानी, तो ये सब दिख रहा है। क्या बनेगा ये m माइनस का m/√2, y वेक्टर को लिखा तो ये बनेगा m माइनस का m/√2 आई कैप प्लस ये बन जाएगा m/2 प्लस m/2, m होता है तो m√3 प्लस m/√2 जे कैप। दिस इज योर y वेक्टर। बट उसने वेक्टर नहीं मांगे, उसने बोला कि ये कितना एंगल बनाएगा। उसने वेक्टर नहीं मांगा है, उसने बोला है कि ये कितना एंगल बनाएगा। भैया tan थीटा बोला है, और हम तो कहते थे ये वाली बात कि अगर मुझे वेक्टर पता है, अगर मुझे वेक्टर पता है तो मैं एंगल निकाल सकता था। याद है या फॉर्मूला कुछ? पता नहीं सर कौन से फॉर्मूले की बातें कर रहे हो, हम तो सब भुला गए हैं। आप बोलते थे कि tan थीटा होता है y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। अगर आपके पास वेक्टर है, अगर आपके पास वेक्टर है तो आप ये फाइंड कर सकते हो कि ये वेक्टर कितना एंगल बनाता है बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ tan थीटा गिवन बाय y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। y कंपोनेंट बोले तो j कैप वाला लिख दो यहां पे। सो m√3 प्लस m/√2, दिस इज द y कंपोनेंट। जो j कैप के साथ लिखा होता है वो y कंपोनेंट, एंड दिस विल बी योर m माइनस m/√2, दिस विल बी योर i कंपोनेंट।
पहली बात तो सर यहां से m/√2 कॉमन आ जाएगा, है ना, यहां से m/√2 कॉमन आएगा तो m/√2 ऊपर से कॉमन आ गया, ये बन जाएगा √6, यहां पे बचेगा प्लस, यहां से m/√2 कॉमन आ जाएगा, ये बनेगा यहां पे √2 माइनस का 1, m/√2 से m/√2 मर जाएगा, एंड योर आंसर tan थीटा कम्स आउट टू बी √6 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय √2 माइनस का 1, √6 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय √2 माइनस का 1, दिस इज द आंसर। मैच करो जरा, मैच कर रहा है कुछ? रूट का 6 प्लस 1 अपॉन रूट का 2 माइनस 1, ए ऑप्शन मिल रहा है। देखिए क्या यही सही जवाब है हमारे पास? क्या यही सही जवाब है, हाँ कि ना? हाँ सर, बिल्कुल यही सही जवाब है। तो √6 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √2 माइनस 1, दिस इज योर फाइनल आंसर। सो यही फाइंड करना था हम लोगों को। तो एक काम करो, छापना शुरू कर दो, राइट फ्रॉम द हियर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो गया है, फटाफट से नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। किया नोट? करो इसको भी नोट। किया नोट? ये भी नोट कर लो, यही तो मेन आंसर है, ये नहीं नोट करोगे तो क्या नोट करोगे फिर, है ना? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 कहता है हमसे टू वेक्टर्स ए एंड बी हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। दो वेक्टर है भाई साहब ए और बी, दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है और दोनों वेक्टर 120 डिग्री के एंगल पे है एक दूसरे के साथ। फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड ए माइनस बी। ए और बी दो वेक्टर हैं, सेम मैग्नीट्यूड है, दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री है। फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड ए माइनस बी। ओह अच्छा, सो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है, और वो मैग्नीट्यूड कितना होगा? मान लो कुछ भी m मान लो, फिर से यहां पे थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए एंड बी, और ये थीटा कितना बनता है? 120 डिग्री। कितना बनेगा ये? 120 डिग्री। सो द कॉन्सेप्ट इज कि मुझे पहले a माइनस बी तो मिल जाए, है ना? तो मैं पहला काम क्या कर रहा हूं कि a वेक्टर माइनस बी वेक्टर को फाइंड कर रहा हूं। मैं क्या फाइंड कर रहा हूं? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। लेट से ये हमारा आर वेक्टर हो जाएगा। लेट से मान लो भाई, मान लिया कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को मैं कहूंगा आर वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को मैं कहूंगा आर वेक्टर। ठीक है, तो आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड बनेगा इट कैन बी रिटन एज क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे चलो भाई लिखते हैं √a² प्लस b² माइनस का 2ab cos थीटा। यहां पे थीटा जो है सर वो 120 डिग्री का है, सो इट कैन बी रिटन एज √m² प्लस m² माइनस 2m² cos 120 डिग्री। बच्चा बच्चा जानता है cos 120 माइनस का 1/2 होता है, और ये जो r बनेगा, ये जो r बनेगा इट कम्स आउट बी √m² प्लस m² माइनस का 1/2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 से 2 मर जाएगा तो प्लस का m² बनेगा यहां पे। सो इट कम्स आउट बी √3m। सो r आ गया मेरे पास, है ना? ओके सर। सो एंगल बिटवीन a एंड a माइनस बी हमें निकालना है। एंगल बिटवीन a एंड a माइनस बी निकालना है। ये तो हमने मैग्नीट्यूड निकाल दिया, ये तो हमने मैग्नीट्यूड निकाल दिया। अब क्या करें सर? इनका डॉट प्रोडक्ट कर दें क्या? इनका डॉट प्रोडक्ट कर दें। देखो भाई क्या है, सीधा सा फंडा है, अगर आपको दो वेक्टर्स के बीच एंगल फाइंड करना है तो आप उनका डॉट प्रोडक्ट करते हो, है ना? a माइनस बी को r कह दिया था, तो हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं? a वेक्टर डॉट a वेक्टर माइनस b वेक्टर, ये फाइंड कर देते, इससे एंगल मिल जाएगा, है ना? मान लीजिए कि a वेक्टर और r वेक्टर, r क्या है हमारा पास? a माइनस बी है। a और r के बीच एंगल अल्फा बन रहा है, तो यहां पे लिखता हूं अल्फा एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड a वेक्टर माइनस b वेक्टर। अल्फा इज द एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड a माइनस b वेक्टर। ये अल्फा मुझे कैलकुलेट करना होगा और यही मेरा फाइनल आंसर आने वाला है। यहां पे इसको देखा तो इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, a वेक्टर डॉट r वेक्टर गिवन बाई ar cos अल्फा। बोलो भाई कोई गलती कर दी क्या ऐसा लिख के मैंने? कोई गुनाह कर दिया है?
पाप हो गया ऐसा लिख दिया मैंने क्या बोला कि आर वेक्टर मान लीजिए a माइनस बी आर के बराबर है, मान लिया हमने, तो यहां पे a माइनस बी की जगह r लिख दिया तो ये बन जाएगा ए आर कॉस अल्फा। अल्फा इज द एंगल बिटवीन a एंड r, या फिर a और a माइनस बी के बीच का एंगल है, ये तो कैलकुलेट करना है। a का मैग्नीट्यूड कितना m है, r का मैग्नीट्यूड √3m है। चलिए भाई सॉल्व करते हैं। सो a वेक्टर, चलो अगले पेज पे सॉल्व कर लेंगे इसको, यहां पे भी क्यों बर्बाद करें इसको, है ना। सो हमने किया a डॉट a वेक्टर माइनस b वेक्टर इक्वल्स टू ए आर कॉस अल्फा, डॉट प्रोडक्ट किया a वेक्टर डॉट a वेक्टर माइनस का a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल्स टू ए आर कॉस अल्फा। सर ये r क्या है, अरे r इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस a माइनस b। r क्या है, मैंने 10 बार तुम्हें बोला कि r वेक्टर जो है वो a वेक्टर माइनस b वेक्टर है। मैं तुम्हें 10 बार बोल चुका हूं कि r वेक्टर a माइनस बी है, तो अगर r लिखूंगा इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर माइनस b वेक्टर। तुमने सॉल्व किया था √3m आ रहा है, दिस इज द वैल्यू ऑफ r। तुमने सॉल्व किया था और वो कितना आ रहा है, √3m आ रहा है। a डॉट a स्क्वायर होता है माइनस का a b कॉस ऑफ थीटा, थीटा एंगल बिटवीन a एंड b था, इक्वल्स टू a की जगह m, r की जगह √3m कॉस अल्फा। चलिए भाई मैग्नीट्यूड पुट करते जाइए, a का मैग्नीट्यूड m का स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर कॉस 120 डिग्री इक्वल्स टू √3m स्क्वायर कॉस अल्फा। ऐसे तो r वगैरह फाइंड करने की जरूरत नहीं थी, पर ठीक है चलो कर दी हमने, है ना। cos 120 इज माइनस का 1/2, तो ये बनेगा m स्क्वायर माइनस ऑफ m स्क्वायर इंटू माइनस का 1/2 इक्वल्स टू √3m स्क्वायर कॉस अल्फा। सारे m स्क्वायर से m स्क्वायर से m स्क्वायर, 1 प्लस 1/2 इक्वल्स टू √3 कॉस ऑफ अल्फा। 3/2 इक्वल्स टू √3 कॉस ऑफ अल्फा। √3 से √3 मर जाएगा, कॉस अल्फा √3/2 आता है। कब बनेगा ये कॉस अल्फा जो है वो √3/2 आता है। ऐसा तभी होगा जब अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री होगी। सो अल्फा 30 डिग्री इज द राइट आंसर जो हमारे पास मिल रहा था ऑप्शन नंबर बी में। क्या ऑप्शन बी सही रहेगा फिर? क्या किया मैंने, आर निकाला, वो a माइनस बी था, तो a माइनस बी का मैग्नीट्यूड आ रहा है √3m। a का मैग्नीट्यूड था m, b का मैग्नीट्यूड भी m, थीटा इज द एंगल बिटवीन a b। तो मैंने बोला यार एक काम करते हैं, एंगल निकालना है a वेक्टर और a माइनस बी के बीच में। a माइनस बी को तो आपने वैसे r बोल दिया है, तो a डॉट a माइनस बी बोलो या फिर a डॉट r बोलो, एक ही बात है। सॉल्व किया, a डॉट r को लिखेंगे ए आर कॉस अल्फा। मैंने बोला यार ठीक है इसको सॉल्व करते हैं। सो a डॉट a माइनस बी इक्वल्स टू ए आर कॉस अल्फा, a डॉट a माइनस a डॉट b इक्वल्स टू ए आर कॉस अल्फा, a स्क्वायर माइनस ए बी कॉस थीटा इक्वल्स टू a का मैग्नीट्यूड m, r का मैग्नीट्यूड √3m कॉस अल्फा। a का मैग्नीट्यूड m है, b का मैग्नीट्यूड भी m है, तो ये m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर कॉस ऑफ 120 डिग्री, और ये सॉल्व किया हमने यहां से। बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है इस सवाल में, फटाफट से नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। कर लिया नोट सभी ने? बढ़े आगे अगले सवाल पे। ये सब नोट किया ना आपने? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है फ्रॉम द गिवन डायग्राम फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस। भाई साहब ये डायग्राम दिख रहा है आपको? हाँ, तो ये जो लिखा है ना 20, 15, 10, 15, 20, दीज आर द फोर्सेस। और ये देखो, पहला फोर्स अगर इसको माना तो 45 डिग्री पे, दूसरा फोर्स इसको माना 45 डिग्री पे, तीसरा फोर्स 60 डिग्री पे है, चौथा फोर्स 30 डिग्री पे है, पांचवा फोर्स 60 डिग्री पे है। तो आपको रिजल्टेंट बताना है ना, व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स। आप देख रहे हो, आपका काम आसान कर दिया इस क्वेश्चन में। उन्होंने यहां पे ऑलरेडी आपको आई और जे के फॉर्म में दिया है, मतलब आप और कुछ मत करो, रिजल्टेंट फोर्स मत फाइंड करो, बट एटलीस्ट इनके कंपोनेंट्स को तो सॉल्व कर सकते हो। हाँ, इनके कंपोनेंट को सॉल्व कर लीजिए एंड यू विल गेट योर फाइनल आंसर। जैसे कि इसका कंपोनेंट 20 का इधर बनेगा 20 cos 45, 15 का बनेगा 15 cos 45, 20 का साइन 60, यहां पे 15 cos 30, 10 cos 60। तो दो फोर्सेस के कंपोनेंट एक्स में इधर आ रहे हैं, बाकी ये तीन फोर्सेस के कंपोनेंट इधर आ रहे हैं। अपोजिट एक्स एक्सिस में अगर कंपोनेंट बनते हैं तो उनको माइनस कर देते हैं।
तो आपको सिंपल सा काम करना है, सॉल्व करना है। तो हमने बोला सॉल्विंग अलोंग द एक्स एक्सिस, सॉल्विंग अलोंग एक्स एक्सिस। बोलो सॉल्व कर पाओगे? यहां पे इसका कंपोनेंट देखो क्या बनता है, 20 का cos 45 और इधर बनता है 15 का cos 45। तो एक है 20 का और एक 15 का cos 45 और यहां पे लिख दिया 15 cos 45। सिमिलरली इधर आइए, 20 का एक कंपोनेंट यहां बनेगा, गिवन बाय 20 sin 60, sin 60। 10 का 15 का एक कंपोनेंट यहां बनेगा, जिसको कहेंगे 15 का cos 30, और एक और कंपोनेंट यहां बनेगा जिसको कहेंगे 10 का cos 60। 15 का 30 डिग्री यहां बनता है, 15 का 30 डिग्री तो 15 cos 30, 10 का 60 डिग्री तो 10 cos 60, 20 का 60 डिग्री इधर है तो इधर का कंपोनेंट साइन वाला बनेगा। सॉल्व किया इसको, fx मिलेगा मुझे से, क्या मिलेगा, fx, यानी कि फोर्स का, रिजल्टेंट फोर्स का x कंपोनेंट मिल जाएगा इससे मुझे। सो जो पॉजिटिव में उसको प्लस में लिख देंगे, 20 का cos 45 प्लस का 15 cos 45, माइनस में सारे फोर्सेस लिखने, तो 20 sin 60 माइनस का 15 cos 30 माइनस का 10 cos 60। सो fx कैन बी रिटन एज, कैसे लिखेंगे x कंपोनेंट को फोर्स के, fx कैन बी रिटन एज 20 cos 45 इज अंडर रूट ऑफ 2, cos 45 फिर से अंडर रूट ऑफ 2। कहानी बढ़िया चल रही है, 15 cos 45 लिख दिया, 15 बाय रूट 2 हो गया। ठीक है भाई, अब माइनस वाली कहानी शुरू करते हैं। माइनस में 20, यार sin 60 अंडर रूट ऑफ 3/2 होता है ना, माइनस का 15 cos 30 जो होता है वो भी अंडर रूट ऑफ 3/2 होता है, माइनस का 10 cos 60 1/2 होता है। चलिए भाई लिखते हैं यहाँ पे 35 बाय रूट 2, 35 बाय अंडर रूट ऑफ 2, माइनस ये बनेगा 35 ऑफ अंडर रूट ऑफ 3/2 माइनस का 10/2। क्या बात है सर, मजा ही आ गया ना। चलो फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। अच्छा एक काम करें, इसको रूट 2 से मल्टीप्लाई करो, रूट 2 से डिवाइड करो तो काम मेरा बन सकता है। कैसे, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 35 इंटू अपॉन में अंडर रूट ऑफ 2 चल रहा था, अंडर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अंडर रूट ऑफ 2 से डिवाइड कर दिया, तो मेरी इक्वेशन अपॉन में 2 बन जाएगा और एलसीएम लेना मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो ये मैंने कर दिया सर, माइनस का 35 अंडर रूट ऑफ 3/2 माइनस का 10/2। ठीक है, अब देखो ये अंडर रूट ऑफ 2 ये तो 2 बन जाता है, तो इसका क्या है, एलसीएम लेना आसान हो जाएगा मेरे लिए। तो चलो इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर देता हूं। 35 रूट 2/2, अब सीधा लिखूंगा इसको मैं, 35 अंडर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस का 35, माइनस का था या प्लस का था, ये तो प्लस वाले में चल रहा था ना, माइनस का 35 रूट ऑफ 3/2 माइनस का 10/2। क्या बात है सर, मजा ही आ गया। ये x कंपोनेंट चल रहा था फोर्स का, fx कैन बी रिटन एज, एलसीएम पूरा लिया 2 आया, ये बनेगा 35, ये अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 35 अंडर रूट ऑफ 3 माइनस का 10। अब सॉल्व करो, 35 इंटू, देखो भाई रूट 2 को 1.4 लिख लेते हैं हम लोग, है ना, लिख सकते हैं। काम आसान करना है, कैलकुलेशन आसान करनी है, हमारा मेन मकसद यही होता है कि हम अपनी कैलकुलेशन को आसान करें। तो रूट 2 की जगह 1.4 पुट कर लेना, रूट 3 की जगह 1.7 पुट कर लेना, काम बन जाएगा बढ़िया। मल्टीप्लाई किया, 5 4 20 होते हैं, 4 3 12, 13 14 हो जाएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे सॉल्व किया, 5 4 9 होते हैं, 3 1 4 होते हैं, एक के बाद डॉट लगाया, 49। क्या बात है सर, 49 माइनस, सेम काम अब करेंगे 35 इंटू रूट 3 का, बोले तो 35 इंटू 1.7, 35 इंटू 1.7, 7 5 35 होते हैं, 7 6 21, 22 23 24, फिर 5 और ये 3, 5 9 3 2 5, 59.5. So it can be written as 59.5 minus 10 divided by 2. यार ये तो कुछ देखा देखा सा लग रहा है ना।
59.5 माइनस का 49.0 किया, 5 एज इट इज आ गया, 0 आ गया, 10.5 हो गया ये। सो एफ एक्स कैन बी रिटन एज, देखो सर ये माइनस बड़े वाले के साथ है इसलिए माइनस का 10.5 माइनस का 10/2। फिर से हम आगे फर्दर सॉल्व करें, 10.5 में 10 को ऐड कर दें, सो आंसर बनता है 20.5। सो बनेगा माइनस का 20.5 डिवाइड बाय 2। अब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा इट कैन बी रिटन एज एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस का 10.25 न्यूटन। तो यहां पे जो हमें कंपोनेंट मिल रहा है वो है 10.25 न्यूटन का। अब देखो भाई क्या है, ऑप्शन में देखोगे तो 10.56 मिलेगा, यहां तुमने किया 10.25 आ रहा है, कुछ तो झोल है ना, कुछ तो झोल है दया। वो झोल क्या है, क्योंकि आपने यहां पे की मक्कारी, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए √3 की जगह आपने डायरेक्टली 1.7 लिख दिया, जो कि असल में कितना होता है 1.73 होता है। कैलकुलेशन आसान करने के लिए आपने √2 को 1.4 लिख दिया, असल में क्या होता है 1.414 ऐसे कुछ करके वैल्यूज होती है। तो हम क्या है, हम अपनी कैलकुलेशन को आसान कर रहे हैं इसलिए हमने यहां पे थोड़ी सी मक्कारी करी है। अब जब तुम मक्कारी करोगे तो मक्कारी का रिजल्ट भी तो दिखेगा, तो आपको 5-6 की जगह 2.5 दिखा है तो घबराओ मत, घबराओ मत। देखो वैसे भी आपको मैग्नीट्यूड नहीं निकालना है ना, वैसे भी आपको मैग्नीट्यूड नहीं निकालना है, आप देख रहे होंगे तो आपको तो सिर्फ चेक करना है कि प्लस वाला होगा या माइनस वाला होगा, क्योंकि चारों ऑप्शंस में मैग्नीट्यूड से मैं सिर्फ डायरेक्शन चेंज की है। यहां देखो माइनस का आई कैप, यहां प्लस का आई कैप, ये प्लस का आई कैप, ये माइनस का आई कैप है ना, सिर्फ इसमें वेरिएशन आया है, बाकी और सब चीजें सेम है। तो हमें बस ये चेक करना है। तो सिमिलरली ये काम अब हम वाई एक्सिस के लिए सॉल्व करने जा रहे हैं। सो लेट्स सॉल्व फॉर दिस फॉर द वाई एक्सिस। तो मैं इसको अगले पेज पे कर दूं, जगह अच्छी हो जाएगी वहां पे ना। सॉल्विंग फॉर वाई एक्सिस, और अगर ये चीज मैं वाई एक्सिस के लिए सॉल्व करूं तो एफ वाई कैन बी रिटन एज, वाई के कंपोनेंट्स देखने पड़ेंगे हमें कौन कौन से बनते हैं। सर एक कंपोनेंट इसका बनेगा ऊपर की तरफ गिवन एज 20 का साइन 45 डिग्री, बिल्कुल सही बात है। इसका नीचे कंपोनेंट बनेगा विच इज गिवन बाय 15 का साइन 45 डिग्री, बहुत ही शानदार बात है। 10 का कंपोनेंट नीचे आएगा गिवन बाय 10 साइन 60 डिग्री, 10 साइन 60 डिग्री। सिमिलरली 15 का कंपोनेंट नीचे आएगा गिवन बाय 15 का साइन 30 डिग्री। ये 20 का कंपोनेंट ऊपर जाएगा नोन एज 20 का कॉस ऑफ 60 डिग्री, कॉस ऑफ 60 डिग्री। सो 20 का कंपोनेंट ऊपर की तरफ 20 साइन 45 डिग्री, 15 का कंपोनेंट नीचे की तरफ 15 साइन 45 डिग्री, 20 का कंपोनेंट ऊपर की तरफ 20 cos 60 डिग्री, 15 का कंपोनेंट नीचे की तरफ 15 साइन 30 डिग्री, 10 का कंपोनेंट नीचे की तरफ 10 का साइन 60 डिग्री। चलिए भाई, तो y के अलॉन्ग भी मिल गया 20 cos 60 प्लस 20 साइन 45 माइनस का 15 साइन 45 माइनस का 15 साइन 30 माइनस का 10 साइन 60। सो 20 cos 60 और 20 साइन 45, 20 का cos ऑफ 60 प्लस 20 का साइन ऑफ 45 डिग्री माइनस का 15 साइन 45 डिग्री माइनस का 15 साइन 30 डिग्री माइनस का 10 cos साइन 60 डिग्री। चेक कर लो भाई, 10 का साइन 60 था और 15 का साइन 30 था, 10 का साइन 60 था, 15 का साइन 30 था, 15 का साइन 45 था, बाकी सब हमने मैच किया, बहुत ही शानदार। लेट्स सॉल्व दिस। cos 60 1/2 होता है, लिख दीजिए 1/2, साइन 45 1/√2 होता है, लिख दीजिए 1/√2, माइनस का साइन 45 1/√2 होता है, लिख दीजिए 1/√2, माइनस का साइन 30 1/2 होता है, लिख दीजिए 1/2, माइनस का 10 √3/2। ये वाला काम पहले कर लेते, ज्यादा मजा आ जाता है ना। तो 20 और ये 15 माइनस किया है तो 5/2 हो जाएगा, है ना। देख रहे हो 20/2 15/2, सो 20 माइनस 15/2 इज 5/2, फिर 20/√2 और 15/√2 ये हो जाएगा प्लस का 5/√2 माइनस का 10 √3/2। सो इट कैन बी रिटन एज 5/2 प्लस 5 √2/2। देखो मैंने क्या किया, इधर √2 से मल्टीप्लाई किया, √2 से डिवाइड किया, √2 से मल्टीप्लाई किया, √2 से डिवाइड किया, तो √2 इंटू √2 2 हो जाता है और ये बनता है 5√2 माइनस का 10 √3/2। So well, we have the value of y, force along the y. Let's solve this. LCM ले लिया 5 plus
5 अंडर रूट ऑफ 2 माइनस का 10 अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 2। मुझे तो बस चेक करना है कि प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, बाकी सब मेरा काम नहीं है ना। मैग्नीट्यूड तो दे रखा था। चलो भाई 5 इंटू 1.4 किया, 1.4 किया, 5 4 से 20 होता है, 5 5 6 7 हो जाता है। सो 5 प्लस 7 माइनस का 10 रूट 3 और 10 इंटू 1.7 करोगे 17 हो जाएगा। सो 5 प्लस 7 माइनस का 17 बाई 2। ठीक है, 5 रूट 2 किया, 5 रूट 2 7 आ रहा है और 10 रूट 3 17 आ रहा है, तो 5 प्लस 7 12 होते हैं। 12 माइनस का 17 बटा 2 माइनस का 2.5 आ रहा है ना। चेक करते हैं कि ऑप्शन मैच कर रही है सारी बातें। हाँ 2.5 वाले ऑप्शन मैच कर रहा है, लेकिन माइनस का चाहिए मुझे, है ना। देखो भाई x का कंपोनेंट आ रहा है माइनस का 10.25, ध्यान से देखना, x का कंपोनेंट आ रहा है माइनस का 10.25, तो अगर वेक्टर फॉर्मेट में लिखोगे माइनस का 10.25 आई कैप बनेगा ये, ठीक है। और यहां सॉल्व करा तो y कंपोनेंट आ रहा है माइनस का 25, तो वेक्टर फॉर्मेट में लिखोगे अगर इसको आप लोग तो बनेगा माइनस का 2.5 जे कैप। सो दोनों ही क्या है, नेगेटिव है। माइनस का i माइनस का j, माइनस का i माइनस का j कहां मिलता है, यहां पहले ऑप्शन में देखिए, माइनस का i माइनस का j, यही हमारा सही आंसर होगा। हाँ मैग्नीट्यूड हमारे मैच नहीं कर रहे क्योंकि हमने थोड़ी सी मक्कारी करी है कैलकुलेशन करने के लिए। हमने रूट 3 को 1.7 ले लिया है, इन्होंने 1.73 लिया होगा। हमने रूट 2 को 1.4 ले लिया है, इन्होंने 1.41 लिया होगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड में वेरिएशन आ सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको मैग्नीट्यूड पे फोकस करने की जरूरत नहीं थी, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन सारे ऑप्शंस में मैग्नीट्यूड सेम है, और अगर सारे ऑप्शंस में मैग्नीट्यूड सेम है तो जो आपको चेक करना है वो है डायरेक्शन। ये माइनस का आई कैप माइनस का जे कैप, प्लस का आई कैप प्लस का जे कैप, प्लस का आई कैप माइनस का जे कैप, माइनस का आई कैप प्लस का जे कैप। तो यहां पे कहानी में ट्विस्ट आ जाता है, और यही ट्विस्ट हमें यहां पे ऑब्जर्व करना था। एनीवेज, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया है। फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीटेड, किया नोट सभी ने। फिर यहां पे आइए, कर लिया भी नोट सभी ने। फिर और आगे आइए, ये भी कर लिया नोट सभी ने, बहुत ही शानदार। यहां पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। 3 vectors p q r are shown in the figure. Let's say s be any point on the vector r. ये पूरा r वेक्टर है हमारे पास, ये पूरा r वेक्टर है, उस पे कोई पॉइंट s है। The distance between the point p and s is b. भाई p और s के बीच का जो डिस्टेंस है वो है b, ठीक है, b r मैग्नीट्यूड, b इंटू r का मैग्नीट्यूड, ठीक है। The general relation among the vector p q and s is, यहां पे जेईई एडवांस 2017 में सवाल पूछा गया था और एक रिलेशन मांगा है उसने s वेक्टर, p वेक्टर और q वेक्टर में, ठीक है। तो s वेक्टर, p वेक्टर और q वेक्टर में रिलेशन मांगा है। डायग्राम आपको दे रखा है, ये आपका p वेक्टर हो जाएगा यहां पे, ये आपका q वेक्टर हो जाएगा, और ये जो है बेटा ये p से लेके q तक जो जा रहा है ये हमारा क्या है, r वेक्टर है। ये हमारे पास p वेक्टर है, ये q वेक्टर है, और ये जो बनाया है यहां पे मैंने ये r वेक्टर है। उन्होंने कहा है r वेक्टर के ऊपर कोई पॉइंट s आ गया, r वेक्टर के ऊपर कोई पॉइंट s आ गया, सच दैट p से लेके s का जो डिस्टेंस है इट इज गिवन बाय b इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर। ps जो डिस्टेंस है वो कितना है, b इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर। तो बोल रहा है भाई p वेक्टर, q वेक्टर और s वेक्टर में रिलेशन बताइए क्या होगा। p वेक्टर, q वेक्टर और s वेक्टर में रिलेशन बताइए क्या होगा, बोलो। सोच लिया, लगा लिया दिमाग, ओके। भाई क्या बोले यहां पे, सर इसको देखा तो ऐसा लगा जैसे जैसे कैसा लगा। अच्छा एक काम करते हैं, पहले बड़े बड़े वाले वेक्टर्स को कंसीडर करते हैं। बड़े वेक्टर्स में कौन कौन, p q और r। बड़े वेक्टर्स में कौन है, p q r। तो भैया फ्रॉम द ट्राइंगल लॉ, फ्रॉम द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो फ्रॉम द ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन भाई हम क्या कहने वाले हैं कि p वेक्टर प्लस r वेक्टर बराबर हो जाएगा q वेक्टर के। p वेक्टर देखो भैया, अगर दो वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं दो साइड ऑफ अ ट्राइंगल को इन द सेम ऑर्डर, इफ टू वेक्टर रिप्रेजेंट्स द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम ऑर्डर, the resultant is given by the third vector in the opposite order। तो यहां पे
P वेक्टर और R वेक्टर को ऐड करके आपको Q वेक्टर मिलता है। तो बेसिकली R वेक्टर जो हो जाएगा बेटा वो होगा Q वेक्टर माइनस का P वेक्टर। ये बात क्वेश्चन में भी गिवन थी आपको, ये बात आपको क्वेश्चन में भी गिवन थी कि R वेक्टर जो है वो Q माइनस P है। ये मैंने बड़ा वाला ट्राइंगल देखा, अब मैं छोटा वाला ट्राइंगल देख रहा हूं जिसमें P S और ये वाली बातें होंगी R की, है ना। ध्यान से देखिएगा सभी लोग कैसे करें इसको। क्या करे। मेरे दिमाग में ख्याल आया क्यों ना मैं इस छोटे वाले ट्राइंगल को कंसीडर करूं। कौन से वाले को सर? ये सब मैं मिटा रहा हूं अभी, ध्यान से देखना। इस वाले को, इसमें बोलता हूं P वेक्टर प्लस PS वेक्टर इक्वल्स टू S वेक्टर हो जाएगा। P वेक्टर प्लस PS वेक्टर इक्वल्स टू S वेक्टर, क्योंकि यहां पे भी एक छोटा ट्राइंगल बन रहा है और यहां पे हमने बोला कि दो वेक्टर्स अगर रिप्रेजेंट करते हैं टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, द रिजल्टेंट इज गिवन बाय द थर्ड साइड इन द अपोजिट ऑर्डर। तो इनका ऑर्डर देखो और S वेक्टर का ऑर्डर देखो, अपोजिट है। तो जो मुझे लगा वो मैंने बोला कि P वेक्टर प्लस PS वेक्टर जो है वो आपके S वेक्टर के बराबर हो सकता है। P वेक्टर प्लस PS वेक्टर जो है S वेक्टर के बराबर हो सकता है। अब बात ये आती है कि सब PS को क्या लिखे, तो देखो यहां पे क्या लिखा है, PS इज BR वेक्टर। PS वेक्टर जो हो जाएगा वो BR वेक्टर के बराबर हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ PS वेक्टर इज इक्वल टू B इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर। यही बात बोलिए, अरे PS the distance between the point P and S is B into magnitude of R। वो distance बोल रहा है भाई। जब उसने distance बोला है that means वो magnitude की बातें कर रहा है, तो उसने R का magnitude लिया। लेकिन मैं बात कर रहा हूं PS वेक्टर की, तो this can be written as B into R वेक्टर। अब खुद ही समझदार हो, खुद ही सोचो कि अगर PS वेक्टर B into R वेक्टर होगा, अगर PS वेक्टर B into R वेक्टर होगा तो PS वेक्टर का मैग्नीट्यूड का B into R वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं होगा क्या? हाँ, नहीं होगा क्या? यार कुछ भी तुम। चलो भाई मैं लिख रहा हूं यहां पे, तो दिस कैन बी रिटन एज P वेक्टर प्लस वहां पे B इंटू R वेक्टर इक्वल टू S वेक्टर। क्या लिखा है ऐसा मैंने? PS वेक्टर की जगह पे BR वेक्टर लिख दिया है। सर R वेक्टर जो है वो Q माइनस P है, R वेक्टर जो है वो Q माइनस P है, तो यहां पे भी मैं ऐसा काम करने जा रहा हूं। सो P वेक्टर प्लस B इंटू Q वेक्टर माइनस P वेक्टर इक्वल्स टू S वेक्टर। R वेक्टर की जगह पे मैंने Q माइनस P पुट कर दिया। पहला टास्क जो मैंने किया वो ये था कि सर जो डिस्टेंस था P और S के बीच में वो BR था, तो मैंने बोला यार अगर मैं PS वेक्टर को कंसीडर करूं, अगर मैं इस PS वेक्टर को कंसीडर करूं तो इट विल बी इक्वल्स टू BR वेक्टर। सो मैंने भी यही बोला P प्लस PS वेक्टर। भैया देखो P वेक्टर प्लस PS वेक्टर S वेक्टर के बराबर, Q वेक्टर हाँ S वेक्टर के बराबर था। फिर मैंने बोला भाई PS की जगह BR वेक्टर, R वेक्टर की जगह Q माइनस P पुट किया, तो ये बन गई कहानी। इसको फर्दर सॉल्व किया तो P वेक्टर प्लस B वेक्टर, क्या लिखूंगा यहां पे, P वेक्टर प्लस B इंटू Q वेक्टर माइनस का P वेक्टर जो है वो S वेक्टर के बराबर है, यही होगा। सो P वेक्टर प्लस BQ वेक्टर माइनस का BP वेक्टर इक्वल टू S वेक्टर। सो P वेक्टर कॉमन लिया, 1 माइनस का B प्लस BQ वेक्टर इक्वल्स टू S वेक्टर। क्या ऐसा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या आपका? क्या ऐसा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है जिसमें P वेक्टर 1 माइनस B प्लस B इंटू Q वेक्टर, 1 माइनस B इंटू P, 1 माइनस B इंटू P, 1 माइनस B इंटू P प्लस BQ इक्वल्स टू, अरे मैच कर रहा है सर, मैच कर रहा है। डी ऑप्शन 1 माइनस B इंटू P वेक्टर प्लस BQ वेक्टर इक्वल्स टू S वेक्टर होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल मैच कर रहा है, तो मैं कह दूंगा कि ये ऑप्शन सही है। स्क्वायर वगैरह तो नहीं हो जाएंगे कहीं पे, हैं? स्क्वायर वगैरह तो नहीं है ना कहीं ऑप्शन में? ना 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 सर, कहीं स्क्वायर तो नहीं है, बस वही है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। देख लो भाई, 1 माइनस B P वेक्टर, 1 माइनस B P वेक्टर प्लस BQ वेक्टर, तो BQ वेक्टर, दिस इज द S। सो यहां पे क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। जे एडवांस 2017 में पूछा गया था सवाल हमसे, नोट कर लीजिए फटाफट से इसको। कर लिया नोट? ये भी नोट कर लो, ये भी कर लिया नोट, है ना सिंपल, बहुत ही शानदार।
चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या बोलता है, टू वेक्टर ए एंड बी आर डिफाइंड एज, ए वेक्टर को लिखा अल्फा आई कैप और बी वेक्टर को लिखा अल्फा कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप, वेयर अल्फा इज अ कांस्टेंट एंड ओमेगा इज π/6 रेडियन पर सेकेंड। If a plus b equals to under root of 3 times of a minus b at time t equals to tau या फिर t for the first time the value of t will be, है ना। देखो टाओ बोलो टी बोलो एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग इसको ऐसे टाओ भी लिखते हैं, है ना। तो भाई अगर यहाँ पे टाओ लिखा हुआ है तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, परेशान मत होना इस चीज को लेकर कभी भी, है ना। चलो भाई कैसे करेंगे सर इस सवाल को। पहली बात तो ए वेक्टर आपको दे रखा है, कितना है वो, अल्फा आई कैप। दूसरी बात बी वेक्टर आपको दे रखा है गिवन बाय अल्फा cos ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप। जरा अच्छे से लिखो, अल्फा कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस अल्फा साइन ओमेगा टी जे कैप, दिस इज योर बी वेक्टर। क्या बात है, सब अब आई ना बात समझ। क्वेश्चन में कहा है कि a प्लस बी बराबर है अंडर रूट ऑफ 3 टाइम्स ऑफ a माइनस बी। सो a प्लस b का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है अंडर रूट ऑफ 3 टाइम्स ऑफ a माइनस b के मैग्नीट्यूड के। a प्लस b का जो मैग्नीट्यूड है वो रूट 3 टाइम्स ऑफ a माइनस b के मैग्नीट्यूड के बराबर है। अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab कॉस थीटा। अब क्या करें, दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा जिससे अंडर रूट हट जाएगा। तो मैंने बोल दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab कॉस थीटा। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें a का मैग्नीट्यूड पता है? हाँ पता है। क्या तुम्हें b का मैग्नीट्यूड पता है? हाँ पता है। a का मैग्नीट्यूड अल्फा, b का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अल्फा स्क्वायर कॉमन आएगा, बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में बनेगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, जो कि 1 होता है, प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। भाई ये जो पूरी कहानी है ये 1 होती है। कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी 1 होता है और फाइनली आंसर आपको अल्फा ही मिलेगा। मतलब जो a का मैग्नीट्यूड है वही हमारे पास b का मैग्नीट्यूड भी आ रहा है। तो a और b दोनों के मैग्नीट्यूड अल्फा है। तो ठीक है सर, हम यहां पे लिखेंगे, अगले पेज पे लिखेंगे। सो इट कैन बी रिटन एज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos of theta equals to 3 times of a square plus b square minus 2ab cos theta. So alpha का स्क्वायर प्लस अल्फा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा का स्क्वायर cos theta equals to 3 अल्फा का स्क्वायर प्लस अल्फा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा का स्क्वायर cos theta। ये हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा स्क्वायर cos थीटा इक्वल्स टू प्लस का 3 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर cos थीटा। मुझे फाइंड क्या करना था वैसे? हाँ, a प्लस बी बराबर करने थे a रूट 3 के। वैल्यू ऑफ टाउ, पहली बार ऐसा हो रहा था, है ना। t इक्वल्स टू टाउ पे ऐसा काम बन गया, t इक्वल्स टू टाउ पे ऐसा काम बनता है। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। ठीक है, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। ठीक, सो कॉमन लिया है यहां से 2 अल्फा स्क्वायर को 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 3 इंटू 2 अल्फा स्क्वायर 1 माइनस का कॉस थीटा। 2 अल्फा स्क्वायर से मर जाएंगे, 1 प्लस कॉस थीटा
इक्वल्स टू 3 माइनस का 3 कॉस थीटा, इधर आएगा 4 कॉस थीटा इक्वल्स टू 2, कॉस थीटा इक्वल्स टू 1, थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा 60 डिग्री। सो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल तो मुझे मिल गया, तो इसका करेंगे क्या हम लोग सर है? इसका हम लोग क्या करें, हमारे किसी काम का है क्या ये? नहीं। सो आपको तो बताना है कि वैल्यू ऑफ टी कितना होगा। कैसे बताएं सर? कैसे बताएं इसको, वैल्यू ऑफ टी? एक काम कर सकते हैं, मैं चाहता हूं कि मेरे पास इक्वेशन में यह चीज आए जो कि ऐसा करने से नहीं आ रही थी। ये जो प्लस माइनस वाला काम किया है, ऐसा करने से मेरे पास ये ओमेगा टी नहीं आ रहा था, क्योंकि जो मैंने लिया था वो बी का मैग्नीट्यूड था। ऐसा करने से मेरे पास ये कॉस ओमेगा टी नहीं आ रहा था, तो मेरे को यही दिक्कत है। मेरे पास अगर इक्वेशन में कॉस ओमेगा टी आता तो मैं टी की जगह पे टाउ पुट करता और उसकी वैल्यू फाइंड कर लेता। बट ये जो पूरा सॉल्व करा, कहीं पे भी मेरे पास ओमेगा टी नहीं आया, एक जगह तक मेरे पास ओमेगा टी नहीं आया। मैंने कोशिश किया कि इसका मैग्नीट्यूड पुट करूंगा, देखा तो सर मैग्नीट्यूड खुद ही अल्फा आ रहा है ना, तो ये नहीं बनी बात। और क्या कर सकते हैं फिर? सर मैं दो वेक्टर के बीच एंगल जानता हूं, वो है 60 डिग्री का। इन दोनों के बीच एंगल जानता हूं, वो है 60 डिग्री का, तो क्यों ना इनका डॉट प्रोडक्ट कर दिया जाए। देखो डॉट प्रोडक्ट करने से क्या होगा, अल्फा आई कैप डॉट के साथ जाएगा अल्फा कॉस ओमेगा टी आई कैप में, फिर कहानी बन सकती है, फिर कहानी बन सकती है। तो एक काम डॉट प्रोडक्ट करते हैं इसका, है ना। सो मैंने किया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ये हो जाएगा अल्फा आई कैप डॉट अल्फा कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस अल्फा साइन ओमेगा टी जे कैप। भाई साहब डॉट प्रोडक्ट की खासियत ये होती है कि भाई भाई के साथ ही जाएगा। सो ये हो जाएगा अल्फा इंटू अल्फा कॉस ओमेगा टी, सो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। क्या बात सर, क्या बात, मजा ही आ गया। इट इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, बिल्कुल बराबर है। सो यहां से ये वाला पार्ट भी बराबर हो जाएगा ए बी कॉस 60 डिग्री के। थीटा कितना था, 60, बोलो। सिक्सटी कॉस 60 1/2 1/2 1/2 सर 1/2 होगा, यहां पे लिखो, यहां पे 1/2। हाँ, तो अल्फा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड दोनों का अल्फा इंटू अल्फा बाई 2, तो अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर मर जाएगा और कॉस ओमेगा टी 1/2 बनेगा। क्या किया हमने, ये कंपेयर किया और कुछ नहीं, कंपेयर कर रहे। देखो भाई ए डॉट बी किया, ए बी कॉस थीटा आता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी कॉस 60, थीटा भी निकाला आप लोगों ने, 60 डिग्री है। भाई भाई के साथ मल्टीप्लाई हुआ, अल्फा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, अल्फा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, और यहां पे देखो ए का मैग्नीट्यूड अल्फा, बी का मैग्नीट्यूड भी अल्फा, तो ये भी हो गया अल्फा स्क्वायर और कॉस 60 1/2 होता है, वो हमने कर दिया। भाई साहब काटा पीटी किया, कॉस ओमेगा टी 1/2 मिल रहा है, इससे मुझे पता चलता है कि ओमेगा टी जो है वो बनेगा 60 डिग्री। 60 डिग्री को लिखते हैं पाई बाई 3, 60 डिग्री को लिखेंगे पाई अपॉन 3। क्वेश्चन में आप देखेंगे ओमेगा का वैल्यू दे रखा होगा पाई बाई 6, क्वेश्चन में ओमेगा का वैल्यू पाई बाई 6 दे रखा है और टी इक्वल्स टू टाउ पे बात कर रहे हैं, तो यहां पे पाई बाई 6 इंटू टी की जगह पे टाउ पुट करता हूं, क्योंकि यहां पे बोला था क्वेश्चन में टी इक्वल्स टू टाउ पे, इट कैन बी इक्वल्स टू पाई बाई 3, 3 2 जा 6, पाई से पाई मर जाएगा। सो यहां पे कहानी बनती है टाउ बाई 2 इज इक्वल्स टू 1, विच फर्दर मीन्स टाउ इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। लीजिए भाई साहब, क्या यही मांगा था उसने हमसे, क्या यही मांगा था उसने हमसे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाउ इन सेकेंड्स, तो हमने बोला द वैल्यू ऑफ टाउ इन सेकेंड्स कम्स आउट बी 2 सेकेंड। सो ये रहा, सितारे चमका दिए मैंने यहां पे, अब देख लीजिए हमने टाउ इक्वल्स टू 2 सेकेंड सॉल्व किया है। ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा था, सारा हमने प्रोसेस किया। अभी तक देखो ये जो भी मेहनत हम कर रहे थे, इस मेहनत में एक दिक्कत थी, ये जो मेहनत अभी हमने करी इसमें एक दिक्कत आ रही थी, वो ये थी कि सर कहीं पे भी मुझे
ये ओमेगा टी नहीं मिल रहा था कहीं पे भी, है ना, क्योंकि अगर मुझे इक्वेशन में कहीं ओमेगा टी मिलता तो मैं इस पर मेहनत करता, पर मुझे क्या है कहीं इक्वेशन में ओमेगा टी मिल ही नहीं रहा था। तो फिर मैंने दूसरी अप्रोच लगाने की सोची। मैंने बोला ठीक है, मुझे एंगल तो पता है ना, दो वेक्टर के बीच में, दो वेक्टर के बीच एंगल पता है, एक और तरीका मैं जानता हूं जिससे एंगल फाइंड किया जाता है। जरा देखो तो a डॉट बी करके, तो a डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा किया, a का मैग्नीट्यूड पता है, b का मैग्नीट्यूड पता है, थीटा भी पता था। a की जगह अल्फा आई कैप डॉट b की जगह पूरा लिखा, सॉल्व करा, ओमेगा की t इक्वल्स टू पाई बाय 3 आ रहा था, ओमेगा t इक्वल्स टू पाई बाय 3, तो t इक्वल्स टू टाउ पे ओमेगा की जगह पाई बाय 6 पुट किया, पाई बाय 6 इंटू टाउ इक्वल्स टू पाई बाय 3, पाई से पाई मिला 3 टू द 6, सो टाउ अपॉन 2 इक्वल्स टू 1, तो टाउ का वैल्यू 2 सेकंड्स आता है। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन है बेटा, यहां पे ऑप्शन नहीं आते हैं, बट हाँ आपको लिखना पड़ेगा फिर इसको, उसको आंसर से मतलब है ना। तो वो क्या बोलेगा, द वैल्यू ऑफ टाउ इन सेकंड इज, तो आप यहां लिखोगे 2 सेकंड, आप क्या लिखोगे यहां पे 2 सेकंड, तो ये आपका आंसर बनेगा। फिर ये एडवांस में न्यूमेरिकल टाइप के सवाल आते हैं, अब तो मेंस में भी आने लगे हैं न्यूमेरिकल टाइप के सवाल, पर हाँ एडवांस में ऐसे सवाल भी आते हैं जिसमें ऑप्शन नहीं होता, न्यूमेरिकल अप्रोच वाले क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा इसको। नोट कर लीजिए इसको, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, कर लिया, ये भी नोट करो, ये फाइनल आंसर है, ठीक है। चलिए भाई बहुत बढ़िया, तो ये हमारे PYQs कंप्लीट हो गए हैं, जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने ऑलमोस्ट करा दिया आपको। फिर भी आपको लगता है कि भाई हमें वीडियो दोबारा देखना है या कोई डाउट रह गया है, तो भाई उसके लिए आप हमें वेबसाइट पे आके ज्वाइन कर सकते हो। क्या करना है, गूगल पे जाना है, www.magnetbrains.com सर्च करना है, तुम्हारे आंखों के सामने एक शानदार सा पेज खुलेगा जहां पे आपको जाना है IIT JEE वाले डिपार्टमेंट में, और जैसे आप IIT JEE में जाओगे तो आपको मेरे लेक्चर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे इस पे क्लिक करना, क्लिक करने के साथ तुम्हारे सामने एक पेज खुलेगा जिसमें सारे हमने चीजें डिफाइन कर दी कि क्या क्या चीजें हम इस कोर्स में कवर करवा रहे हैं, और जब नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको वो सारे लेक्चर्स जो अभी तक मैं कंप्लीट करा चुका हूं वो सारे लेक्चर्स यहाँ पे सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। सो इवन आपकी जो DPPs होती हैं या फिर उनके वीडियो सॉल्यूशंस होते हैं या फिर जो भी लेक्चर प्लानर है वो सब कुछ आपको यहाँ मिलने वाला है, वो भी सीक्वेंस में। तो कभी आपको वीडियो इधर उधर जाके ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पे आओ, अपने लेक्चर्स देखो और अपने डाउट्स को क्लियर करो। ये सारे लेक्चर्स आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, कभी ऐसा नहीं होगा कि 2 लेक्चर देखने के बाद आपसे कोई सब्सक्रिप्शन के लिए बोलेगा, कोई सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, आपके ही लेक्चर्स है, आपको जितने बार देखने उतने बार देखो, जिस टाइम पे देखना है उस टाइम पे देखो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी, तो मिस मत करो इस चीजों को। बाकी हाँ, जाने से पहले तुम 3 काम जो करते हो वो करके जाना, वो है कि नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो, वो जो लाल बटन है ना उसको दबा लो, उसके बगल में जो घंटा है उसको बजा दो, सो दैट आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें, राइट। बाकी सेशन अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, और हाँ अपने भाई बंधु सखा सहेली तक इस सेशन को जरूर पहुंचाइए, सो दैट उनको भी वो सारे फायदे मिल सके, उनको भी वो सारे बेनिफिट्स मिल सके जो आपको मिल रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। अगला सेशन जो होगा बेसिक मैथ्स का होगा। कुछ बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर मैथ्स का कुछ पार्ट है वो भी कवर करा, तो बेसिक मैथ्स में हम डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथम, है ना, जो जो चीजें हम पॉसिबल हो सकती है वो सारी मैं आपको कवर करा दूंगा, राइट। चलिए भाई, तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।